होंडा एक ऐसा लड़का था जिसे लगता था कि वो दुनिया का सबसे बदसूरत, बेकार और नाकारा इंसान है। उसे पूरा यकीन था कि उसके आसपास का हर इंसान उससे सख्त नफरत करता है, लेकिन असलियत तो कुछ और ही थी। उसकी क्लास का हर एक बेवकूफ इंसान अंदर ही अंदर उसकी पूजा करता था और उसे अपना आइडल मानता था। एक दिन जब होंडा ने अपना लॉकर खोला तो अंदर से एक लेटर नीचे गिरा, लेकिन हमारे गधे होंडा को लगा कि ये कोई मौत की धमकी है जैसी उसे मिडिल स्कूल में मिला करती थी। उसने बिना कुछ सोचे उस लेटर को मरोड़ा और सीधा डस्टबिन में फेंक दिया। जैसे ही वो मुड़कर जाने लगा, उसके सामने जूरी नाम की एक लड़की आ खड़ी हुई। उसका सिर अजीब तरह से बड़ा था और दिखने में भी वो कोई खास नहीं थी। जूरी ने होंडा को जमकर सुनाना शुरू कर दिया और उसे एक घटिया इंसान कहा। उसने बताया कि वो कोई धमकी नहीं बल्कि एक लव लेटर था जिसे उसकी दोस्त मियो ने पूरी रात जागकर बड़ी मेहनत से लिखा था। लेकिन होंडा के कान में तो जूं तक नहीं रेंग रही थी। वो तो अपने ही ख्यालों में खोया हुआ था। उसे पूरा यकीन था कि मियो और जूरी असल में उसे पीटना चाहती हैं और उससे लड़ना चाहती हैं। जब बचने का कोई रास्ता नहीं दिखा तो होंडा ने उन दोनों से सीधा पूछ लिया कि आखिर वो उससे क्या चाहती है। लेकिन उसे सबसे बड़ा झटका तब लगा जब मियो ने कहा कि वो स्कूल के बाद उसे जिम के पीछे मिलना चाहती है। पूरा दिन होंडा का दिमाग इसी सोच में दौड़ता रहा कि शाम को जिम के पीछे उसकी किस किस तरह से कुटाई होने वाली है। अपने दिमाग को शांत करने के लिए उसने क्लास में बैठकर कुछ आर्ट वर्क करना शुरू कर दिया। जब टीचर की नजर उस पर पड़ी तो उन्होंने होंडा को बोर्ड के पास बुलाया और एक बहुत ही मुश्किल मैथ इक्वेशन सॉल्व करने को कहा। क्योंकि इस दुनिया में होंडा एक नेचुरल लेजेंड था, उसने बिना कुछ सोचे समझे अपने पेंट ब्रश से ही बोर्ड पर बिल्कुल सही जवाब लिख दिया और चुपचाप वापस अपनी सीट पर आकर बैठ गया। अब वो फिर से यही सोचने लगा कि मियो को क्या जवाब दिया जाए। तभी जूरी ने उसे अपनी तरफ घूरते हुए पकड़ लिया। जूरी को तुरंत लगा कि होंडा उसके बड़े सिर की वजह से उससे कुछ गलत काम करवाना चाहता है। वो किसी भी लड़के के लिए मियो के साथ अपनी दोस्ती नहीं तोड़ना चाहती। लेकिन तभी होंडा ने बिना एक शब्द कहे जूरी की डेस्क पर एक लेटर रख दिया। ये देखते ही जूरी की पूरी बॉडी चमकने लगी और वो खुशी से पागल होने लगी। उसे लगा कि होंडा असल में मियो से नहीं बल्कि उससे प्यार करता है। दोपहर के लंच के समय मियो अपनी क्लास में जूरी के साथ खाना खाने आई। वहाँ मियो ने अपनी तारीफ करते हुए कहा कि वो स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की है। ये सुनते ही जूरी को जलन होने लगी और उसने मन ही मन फैसला कर लिया कि वो होंडा को मियो से छीन ले। स्कूल का समय खत्म होने वाला था और होंडा की हालत खराब हो रही। उसे अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि वो मियो का सामना कैसे करेगा। वो सोचने लगा कि क्या यहाँ से भाग जाना ही सबसे सही रास्ता रहेगा। लेकिन जिम के पीछे हर कोई उसका इंतजार कर रहा था। होंडा ने अपनी बैग उठाई और एक बॉस की तरह बाहर निकल पड़ा। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वो जिन दो लड़कियों से मिलने जा रहा है वो असल में उसके प्यार में पूरी तरह पागल हैं। वहाँ पहुंचकर होंडा ने सीधा पूछा कि आखिर ये मीटिंग किस लिए बुलाई गई है। जूरी ने उसे बेवकूफ बनने का नाटक बंद करने को कहा। मियो धीरे धीरे आगे बढ़ी और उसने होंडा को एक और लव लेटर देने की कोशिश की। लेकिन तभी जूरी ने अचानक से उसके हाथ पर जोरदार थप्पड़ मारा और वो पेपर नीचे गिर गया। जूरी ने झूठ बोलते हुए कहा कि ये गलती से हुआ है, लेकिन वो बार बार यही हरकत दोहराती रही। बात इतनी बढ़ गई कि जूरी ने मियो की गर्दन पकड़ ली और उसे चोक होल्ड में जकड़ लिया। होंडा ये सब देखकर पूरी तरह कंफ्यूज हो चुका था। जूरी ने होंडा से कहा कि वो मियो से दूर रहे क्योंकि वो सिर्फ बाहर से क्यूट दिखती है लेकिन अंदर से उसका दिल बहुत काला है। जूरी ने यहाँ तक कह दिया कि मियो उसके लायक नहीं है क्योंकि उसका सिर किसी बिल्डिंग ब्लॉक के आकार का है। लेकिन होंडा को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बकवास कर रही है। तभी जूरी ने मियो को जमीन पर पटक दिया और उसके ऊपर अजीब अजीब पोजीशन में कूदने लगी। वो होंडा को दिखाना चाहती थी कि अगर वो दोनों रिलेशनशिप में आए तो मियो को कितना दर्द सहना पड़ेगा। जूरी ने होंडा से कहा कि वो उन दोनों को भूल जाए और अपनी जिंदगी में आगे बढ़े। होंडा पहले ही उनकी इस बेवकूफी भरी बिल्ली वाली लड़ाई से तंग आ चुका था। वो बिना कुछ सोचे पीछे मुड़ा और वहाँ से ऐसे जाने लगा जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन जाने से पहले होंडा ने उन लड़कियों से कहा कि वो किसी भी और चीज से ज्यादा अपनी दोस्ती की कदर करें। जब मियो ने उसे जबरदस्ती अपना लेटर पढ़ने को कहा तो होंडा ने उसे सांता क्लॉज को लेटर लिखने की सलाह दी ताकि सांता उसका कप साइज बड़ा कर सके। ये बेइज्जती बहुत ही खतरनाक थी। मियो वहीं खड़ी होकर अंधेरा होने तक रोती रही। जूरी को अपनी दोस्त की ये हालत देखी नहीं गई। उसने मियो से कहा कि अब वो दोनों मिलकर एक ऐसा लव लेटर बनाएंगी जिसे होंडा किसी भी कीमत पर ठुकरा नहीं पाएगा। अगले दिन स्कूल में टीचर ने पूरी क्लास को बताया कि अब नए क्लास रिप्रेजेंटेटिव के लिए वोटिंग का समय आ गया है। आइजावा नाम का लड़का पिछले 10 सालों से इस पोजीशन पर था, इसलिए उसे पूरा यकीन था कि इस बार भी वही जीतेगा। लेकिन अपनी अचानक बढ़ी हुई पॉपुलैरिटी के कारण होंडा को भी इस बार नॉमिनेट कर दिया गया। आइजावा सोचने लगा कि आखिर ये हार्ट ब्रेकर उसकी जगह लेकर क्या हासिल करना चाहता है। दूसरी तरफ होंडा को लग रहा था कि उसके क्लासमेट्स उसे इस पोजीशन के लिए नॉमिनेट करके सिर्फ उसकी जिंदगी बर्बाद करना चाहते हैं। लेकिन उसने अंदर ही अंदर इस उम्मीद में हामी भर दी कि आइजावा उसे आसानी से हरा देगा। जब वोट गिने गए तो टीचर
टीचर ने देखा कि आइजावा और होंडा दोनों को बिल्कुल बराबर वोट मिले हैं। टीचर ने कहा कि अब वो रॉक पेपर सीजर्स का गेम खेलकर इस टाई को तोड़ेंगे। आइजावा इस बात से बहुत चिढ़ गया था कि इतने बड़े फैसले के लिए एक बच्चों वाला गेम खेला जा रहा है, लेकिन जब बाकी पूरी क्लास ने कहा कि उन्हें इससे कोई परेशानी नहीं है, तो आइजावा भी हमेशा के लिए ये फैसला करने के लिए तैयार हो गया, क्योंकि होंडा चाहता था कि आइजावा ही जीते। उसने आइजावा को पहले ही बता दिया कि वो हर बार रॉक ही चुनेगा। ये सुनकर सब हैरान रह गए और आइजावा सोचने लगा कि क्या होंडा सच बोल रहा है या फिर ये उसे फंसाने की कोई चाल है। आइजावा ने होंडा की बात को नजरअंदाज करने का फैसला किया, लेकिन वो पहला राउंड हार गया। इसके बाद उसने एक रोते हुए बच्चे की तरह टीचर से एक और मौके की भीख मांगी। टीचर ने उसे मौका दिया और इस बार आइजावा ने होंडा को दूसरे राउंड में हरा दिया। अब दोनों के पास एक एक पॉइंट था और आखिरी राउंड में जीतने के लिए आइजावा को सिर्फ पेपर चुनना था, लेकिन वो गधा गेम के अलग अलग नतीजों के बारे में बहुत ज्यादा सोचने लगा। उसने फिर से अपने दिमाग पर भरोसा किया और होंडा ने बिना किसी मेहनत के उसे हरा दिया। होंडा को पूरा यकीन हो गया कि आइजावा ने जानबूझकर ये बेकार पोजीशन उसे देने के लिए कोई चाल चली है। कोई और रास्ता ना देखकर होंडा ने कहा कि वो इस क्लास रिप्रेजेंटेटिव की पोजीशन से हट रहा है, क्योंकि उसके पास करने के लिए और भी बहुत जरूरी काम है। आइजावा ने उसे रोकते हुए कहा कि वो ऐसे ही हार नहीं मान सकता, लेकिन होंडा ने उसे अपनी जिंदगी पर ध्यान देने को कहा और क्लास से बाहर चला गया। भले ही सबको लगा कि होंडा ने बहुत बदतमीजी की है, लेकिन आइजावा होंडा के सपोर्ट में खड़ा हो गया। उसने कहा कि होंडा के इस कदम ने उसे लीडरशिप का असली मतलब सिखा दिया है। इसी वजह से आइजावा ने वो टाइटल वापस होंडा को देने का फैसला किया। जब होंडा वापस आया और उसने चौक बोर्ड पर अपना नाम देखा तो वो गुस्से से पागल हो गया। उसे लगा कि उसके सारे क्लासमेट्स उससे सच में बहुत नफरत करते हैं, लेकिन आइजावा ने कहा कि उसी ने होंडा के लिए अपनी जगह छोड़ी है। आइजावा ने उसे चिंता ना करने को कहा, क्योंकि वो क्लास रिप्रेजेंटेटिव ना होते हुए भी सारा काम करने के लिए तैयार था। इसी बीच क्लास के बाहर सारी लड़कियां रियो नाम के एक नए स्टूडेंट को देखकर पागल हो रही थीं। रियो एक बहुत ही हैंडसम टीन मॉडल था, जिसके लंबे बाल, चमकती हुई स्किन और एक बहुत ही आकर्षक स्माइल। रियो को हमेशा से स्कूल का सबसे हॉट लड़का माना जाता था, लेकिन होंडा के अचानक पॉपुलर होने के बाद रियो को अपना फैन बेस एक ऐसे अजीब और अकेले रहने वाले लड़के के साथ बांटना पड़ रहा था जिसे फैशन की कोई समझ नहीं थी। रियो ने लड़कियों से पूछा कि उसके और होंडा के बीच ज्यादा हॉट कौन है। लड़कियों ने माना कि रियो का चेहरा ज्यादा खूबसूरत है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि होंडा अपने रहस्यमयी और शांत स्वभाव की वजह से ज्यादा आकर्षक लगता है। ये सुनकर रियो का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने फैसला किया कि वो पूरा दिन होंडा का पीछा करेगा ताकि वो जान सके कि आखिर होंडा में ऐसा क्या खास है। लेकिन पूरा दिन पीछा करने के बाद उसे सिर्फ इतना पता चला कि होंडा को सड़क की बिल्लियों से कुछ ज्यादा ही लगाव था। रियो होंडा का पीछा करते करते एक लोकल मार्केट तक पहुंच गया। वहां मॉडलिंग एजेंट्स छुपकर नए टैलेंट की तलाश कर रहे थे। रियो बिल्कुल नहीं चाहता था कि होंडा उसकी नौकरी छीन ले, इसलिए वो दौड़कर आगे गया ताकि एजेंट्स को होंडा को काम देने से रोक सके। लेकिन एक फैशन स्काउट ने रियो के मुंह पर जोरदार तमाचा मारा और आगे बढ़कर होंडा को एक जैकेट दे दी। स्काउट ने कहा कि अगर होंडा उनके साथ मॉडलिंग कॉन्ट्रैक्ट साइन कर ले तो वो दुनिया का सबसे पॉपुलर इंसान बन जाएगा। लेकिन होंडा को उस आदमी से बहुत अजीब वाइब्स आ रही थी, इसलिए उसने वो जैकेट ली और उसे रियो के कंधों पर लपेट दिया। होंडा ने कहा कि गरीब और बेघर सड़क के लड़के भी अच्छे कपड़े पहनने के हकदार हैं। होंडा वहां से चला गया, लेकिन रियो को अपने अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव महसूस हुआ। उसने उसी दिन अपनी मॉडलिंग की नौकरी छोड़ने का फैसला किया और उस इंसान के नक्शे कदम पर चलने की ठान ली जिसने उसे बिना किसी स्वार्थ के जिंदगी जीना सिखाया था। अगली सुबह आइजावा ने होंडा को एक पैकेज दिया और कहा कि इसे अकाने नाम के एक स्टूडेंट तक पहुंचा दे जो पिछले 1 साल से स्कूल नहीं आया था। होंडा सोचने लगा कि आखिर इतने प्यारे दिखने वाले लड़के को स्कूल छोड़ने पर किसने मजबूर किया होगा। जब होंडा उस अपार्टमेंट पर पहुंचा तो उसने दरवाजा खटखटाया, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। उसने सोचा कि वो पैकेज वहीं छोड़कर चला जाए, लेकिन तभी अचानक एक बहुत बड़ा और खतरनाक दिखने वाला आदमी वहां आ गया। उसने गुस्से में होंडा से पूछा कि वो वहां क्या ढूंढ रहा है। होंडा ने डरते हुए कहा कि उसे कोई परेशानी नहीं चाहिए और वो सिर्फ अकाने के लिए एक पैकेज डिलीवर करने आया है। लेकिन होंडा के पैरों तले जमीन तब खिसक गई जब उस मोटे बाउंसर ने बताया कि असल में वही अकाने है। होंडा ये देखकर पूरी तरह सदमे में था कि तस्वीर में दिखने वाला वो क्यूट सा छोटा लड़का रातों रात एक विशाल मॉन्स्टर में कैसे बदल गया। अकाने ने होंडा को अपनी कहानी सुनानी शुरू की। उसने बताया कि कैसे स्कूल में हमेशा उसके लड़कियों जैसे चेहरे की वजह से उसे बुली किया जाता था। कोई भी लड़का उसके साथ रहना पसंद नहीं करता था और सारी लड़कियां उससे नफरत करती थीं क्योंकि वो उनसे ज्यादा खूबसूरत दिखता था। इसी वजह से अकाने को स्कूल छोड़ना पड़ा और वो हमेशा के लिए अपने कमरे में बंद हो गया। लेकिन एक दिन टीवी पर बॉडी बिल्डिंग का कमर्शियल देखने के बाद अकाने ने हर दिन अपने मसल्स की एक्सरसाइज करने का फैसला किया। वो तब तक मेहनत करता रहा जब तक वो एक ऐसा मस्कुलर इंसान नहीं बन गया जो अपने इलाके के सभी गैंग लीडर्स को अकेले पीट सके। अब वो एक अनडिफीटेड चैंपियन था जिससे हर कोई खौफ खाता था। अकाने को अब स्कूल जाने की कोई जरूरत नहीं थी और उसने होंडा से कहा कि वो हार मान ले
क्योंकि पुलिस भी उसे वापस स्कूल नहीं भेज सकती। लेकिन होंडा को उसकी इन फालतू बातों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसने चुपचाप वो पैकेज अकाने के हाथों में थमा दिया। अकाने ने इसे बिल्कुल गलत तरीके से लिया और उसे लगा कि होंडा उसे लड़ाई के लिए चैलेंज कर रहा है। वो अपने दुश्मन को बहुत ध्यान से देखने लगा ताकि होंडा उस पर कोई अचानक हमला ना कर दे। लेकिन इससे पहले कि अकाने अपना हथियार होंडा पर चला पाता, सड़क के कुछ गुंडों ने उन दोनों पर अचानक हमला कर दिया। होंडा ने उसे पैकेज दिया और वहां से जाने लगा। लेकिन किसी अजीब वजह से अकाने को लगा कि होंडा उसकी तरफ से लड़ने जा रहा है। वो ये सोचकर उन गुंडों को पीटने लगा कि होंडा उसकी मदद कर रहा है। एक गुंडे ने होंडा को वहां से जाने से रोकने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने होंडा की वैम्पायर जैसी आंखों में देखा, वो खौफ से कांपने लगा और उसे होंडा को जाने देना पड़ा। बाकी गुंडों को भी समझ आ गया कि ये वही खतरनाक होंडा है जिसके बारे में उन्होंने इतनी कहानियां सुनी हैं। होंडा से दुश्मनी ना मोल लेने के चक्कर में वो सारे गुंडे वहां से दुम दबाकर भाग गए। जब अकाने ने वो पैकेज खोला तो उसे लगा कि होंडी ने अपनी जान जोखिम में डालकर उसे वापस स्कूल आने के लिए मोटिवेट किया है। इसलिए अगली सुबह वो विशाल अकाने आखिरकार स्कूल लौट आया। आइजावा अभी भी यही समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिर वो इतना बड़ा कैसे हो गया। लेकिन अकाने ने मन ही मन कसम खा ली कि वो होंडा की रक्षा के लिए हमेशा उसके साथ खड़ा रहेगा। उसी दिन बाद में सब लोग एक प्रैक्टिकल कुकिंग क्लास के लिए इकट्ठा हुए। कोंडो स्कूल का सबसे साधारण लड़का था और उसकी तो जान ही निकल गई जब उसने देखा कि वो होंडा और बाकी सभी अजीब लोगों के साथ एक ही ग्रुप में है। आइजावा और बाकी लड़कों ने फैसला किया कि वो सारा काम खुद करेंगे ताकि होंडा आराम से बैठ सके। लेकिन कोंडो ने होंडा के चेहरे पर परेशानी देखी और वो सोचने लगा कि क्या होंडा सच में यही चाहता है। उन्होंने एक फैंसी रेसिपी बनाना शुरू किया। जब बाकी सब किसी न किसी तरह से मदद करने की कोशिश कर रहे थे तो कोंडो ने देखा कि होंडा सबसे घटिया सामान का इस्तेमाल करके पुडिंग कप बना रहा है। अकाने को बाकी लड़कों पर बहुत गुस्सा आने लगा, लेकिन इससे पहले कि किसी को कुछ समझ आता, होंडा ने फ्राइज बनाने के चक्कर में किचन के अंदर ही नरक की आग भड़का दी। हेड शेफ ने सभी स्टूडेंट्स को तुरंत कमरा खाली करने को कहा ताकि कोई जल ना जाए। लेकिन जब आइजावा और बाकी सब होंडा की सुरक्षा को लेकर परेशान थे, कोंडो ने तुरंत फायर एक्सटिंग्विशर उठाया और आग बुझा दी। लड़कों को लगा कि होंडा ने जानबूझकर ये आग लगाई थी ताकि वो आपस में लड़ना बंद कर दे। उन्होंने तुरंत फ्रिज खोला और वो पुडिंग कप निकाल लिए जो होंडा ने खास उनके लिए बनाए थे। कोंडो ने उन बेवकूफों को होंडा का वो मौत का मीठा जहर खाने से रोकने की कोशिश की। उसका स्वाद इतना भयानक था कि उसे बर्दाश्त करना नामुमकिन था। लेकिन आइजावा और बाकी सब उसे खाते रहे क्योंकि उन्हें लगता था कि होंडा जो भी बनाता है वो बिल्कुल परफेक्ट होता है। उसी दिन क्लास में होंडा के बगल में बैठी एक लड़की का इरेजर फिसलकर होंडा की डेस्क के नीचे आ गिरा। लड़की ने इस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन होंडा उस इरेजर को वापस करने से इतना डर रहा था कि उसने चुपचाप लड़की को एक नया इरेजर दे दिया। उसकी इस छोटी सी दरियादिली ने उस लड़की मियोको को उसके प्यार में पूरी तरह पागल कर दिया। क्लास खत्म होने के बाद होंडा अपने दोस्त कावाफूजी के साथ कुछ शॉपिंग करने गया। वो अपने अगले आर्ट वर्क के लिए कुछ पेपर्स खरीदने की कोशिश कर रहा था। तभी कुछ लड़कियां स्टोर में आ गई। होंडा बिल्कुल नहीं चाहता था कि उन लड़कियों को पता चले कि वो कावाफूजी का दोस्त है, इसलिए वो जल्दी से अलमारियों के बीच छुप गया। लड़कियों के जाने के बाद होंडा ने कावाफूजी से कहा कि अगर लोगों को पता चल गया कि वो स्कूल के सबसे ज्यादा नफरत किए जाने वाले लड़के का दोस्त है तो उसकी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। कावाफूजी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो किस बारे में बात कर रहा है। होंडा तब तक लड़कियों से छुपता रहा जब तक वो दोनों एक कैफे में नहीं पहुंच गए। वहां दोनों ने अपनी अपनी ड्रिंक ऑर्डर की और कावाफूजी ने होंडा से कहा कि वो छुपना बंद करे क्योंकि उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग उनकी दोस्ती के बारे में क्या सोचते हैं। होंडा अपने इकलौते दोस्त का ये साफ दिल देखकर हैरान था, लेकिन होंडा को ये नहीं पता था कि असल में कावाफूजी ही वो इंसान था जिसकी वजह से होंडा लड़कियों से डरने लगा था और उसकी पर्सनैलिटी इतनी अजीब हो गई थी। जब वो दोनों मिडिल स्कूल में थे तो कावाफूजी का दिल बुरी तरह टूट गया था क्योंकि जिस लड़की से वो बेपनाह प्यार करता था उसने कावाफूजी से होंडा तक अपना लव लेटर पहुंचाने को कहा था। अपना बदला लेने के लिए कावाफूजी ने होंडा से झूठ बोल दिया कि वो लड़की उसके छोटे प्राइवेट पार्ट्स के बारे में झूठी अफवाहें फैला रही है। इससे पहले कि कावाफूजी उसे बता पाता कि ये सिर्फ एक मजाक था, होंडा ने खुद को यकीन दिला दिया था कि दुनिया की सारी लड़कियां बुरी और धोखेबाज होती हैं। अगले दिन स्कूल में होंडा ने कुछ लड़कियों को एक बहुत ही क्यूट पोएम के बारे में बात करते सुना जो उन्होंने पार्क में होंडा से खरीदी थी। लेकिन हमारे भाई में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो लड़कियों को बता सके कि वो इंसान होंडा नहीं था। लड़कियों ने वो पोएम बोर्ड पर चिपका दी और होंडा उसे देखकर शर्मिंदा होने लगा क्योंकि वो बहुत ही घटिया पोएम थी। लेकिन उसके फैन बॉयज को पोएम के लिखने के तरीके में कुछ अजीब लगा और उन्होंने इस मामले की जांच करने का फैसला किया। वो ये देखने पार्क गए कि क्या वो इंसान वहाँ आएगा। वहाँ उन्होंने एक हमशक्ल को होंडा बनने का नाटक करके पोएम बेचते हुए देखा। अकाने को बहुत गुस्सा आया और उसने तुरंत उस बहरूपिये के चेहरे पर एक जोरदार मुक्का जड़ दिया। रियो ने उस बेवकूफ को थप्पड़ मारना शुरू कर दिया और आइजावा ने कैंची निकालकर उसके फालतू बाल काटने शुरू कर दिए। आखिर में उस इंसान ने कबूल कर लिया कि वो होंडा का बहुत बड़ा फैन है जो सिर्फ उसकी नकल कर रहा था। उसका असली नाम के था। के ने बताया
बताया कि वो होंडा का सबसे बड़ा फैन है और इसीलिए उसने अपनी पूरी जिंदगी होंडा के बारे में सब कुछ सीखने में लगा दी है। वो उसके चलने, बात करने और यहाँ तक कि आर्ट वर्क बनाने का तरीका भी सीख चुका था। जब वो बातें कर ही रहे थे कि दो लड़कियां वहां आ गईं। उन्हें लगा कि के ही असली होंडा है। लड़कियों ने के से कहा कि वो अपने इन बेकार दोस्तों को छोड़कर उनके साथ एक हॉट थ्रीसम करे। कुछ ही सेकंड्स में लड़कियों की एक पूरी फौज नकली होंडा का मजा लेने के लिए पार्क में पहुंच गई। जब के से ये सब और बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने अपना मास्क उतार दिया और अपना बदसूरत चेहरा और बड़े बड़े खरगोश जैसे दांत सबको दिखा दिए। ये देखते ही सारी लड़कियां वहां से चली गईं क्योंकि उन्हें समझ आ गया था कि वो सिर्फ एक फ्रॉड है। लेकिन बाकी सारे लड़के जोर जोर से रोने लगे क्योंकि के और उसके फैन बॉय बनने के सपनों को इतनी जल्दी टूटते देखना बहुत ही दर्दनाक था। वो उसे माफी मांगने के लिए वापस स्कूल ले गए। जब वो लोग क्लास में पहुंचे तो के ने बोर्ड पर होंडा का लिखा हुआ एक नोट देखा। होंडा ने उसमें लिखा था कि वो दूसरों की नकल करने में इतनी मेहनत करने के बजाय अपनी खुद की जिंदगी पर ध्यान दे। ये पढ़कर के एक हारे हुए इंसान की तरह फूट फूट कर रोने लगा। लेकिन रोने के बाद उसने कहा कि वो अपनी स्ट्रेटजी बदलेगा और अपने खरगोश जैसे दांतों को ठीक करने के लिए ब्रेसेस का इस्तेमाल करेगा ताकि वो और भी ज्यादा होंडा जैसा दिख सके। दूसरी तरफ क्लास के बाहर दो सीनियर लड़कियां होंडा के साथ फ्लर्ट करने ही वाली थी कि उन्होंने देखा कि होंडा एक बहुत ही हॉट औरत से कोई गिफ्ट ले रहा है। उन्होंने तुरंत मान लिया कि वो औरत होंडा की गर्लफ्रेंड है। उन्होंने उन दोनों की एक फोटो खींची और उसे ट्विटर पर पोस्ट कर दिया। देखते ही देखते स्कूल की सारी लड़कियां होंडा से नफरत करने लगी क्योंकि उन्हें लगा कि होंडा ने अपनी उम्र की लड़कियों को छोड़कर एक बड़ी औरत को चुन लिया है। जब होंडा वापस क्लास में आया तो उसने देखा कि उसकी डेस्क पर कुछ अजीब सा लिखा हुआ है। बाद में जब आइजावा और बाकी लड़कों ने उसे ध्यान से देखा तो उन्हें समझ आया कि वो होंडा की एक फैन गर्ल का सुसाइड मैसेज था। ठीक उसी वक्त एक लड़का भागता हुआ आया और उसने बताया कि मियोको बिल्डिंग के सबसे ऊंचे फ्लोर से नीचे कूदने वाली है। सारे स्टूडेंट्स उसे होंडा के लिए अपनी जान देने से रोकने के लिए तुरंत बाहर भागे। छत पर खड़ी मियोको एक गाना गा रही थी कि कैसे होंडा के उसे एक नया इरेजर देने के बाद उसकी पूरी जिंदगी बदल गई। उसने कहा कि अब उसके ग्रेड्स भी अच्छे नहीं आते क्योंकि वो हमेशा सिर्फ होंडा के हैंडसम चेहरे के बारे में ही सोचती रहती है। लेकिन अब जब होंडा ने उसे धोखा देकर किसी और औरत को चुन लिया है तो मियोको को अब जीने की कोई वजह नहीं दिख रही। उसने कहा कि वो अपनी जान होंडा गॉड के नाम पर कुर्बान करने जा रही है। जैसे ही वो छलांग लगाने वाली थी मियोको ने देखा कि होंडा बिल्कुल उसके पीछे खड़ा है। होंडा को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वहाँ क्या चल रहा है, लेकिन मियोको वहीं खड़ी होकर होंडा के माफी मांगने का इंतजार करने लगी। होंडा अपनी डेस्क से ऐसे बात करने लगा जैसे वो कोई असली इंसान हो। वो डेस्क से कह रहा था कि जो कुछ भी हुआ उसके लिए वो बुरा ना माने और कोई भी कभी उस डेस्क की जगह नहीं ले सकता। लेकिन मियोको को लगा कि होंडा उसी से बात कर रहा है। वो रोते हुए नीचे गिर गई और उसने अपनी जान ना देने का फैसला किया। उसकी सहेलियों ने उसे सही फैसला लेने के लिए गले लगा लिया। उसी दिन बाद में जब मियोको फाउंटेन के पास बैठकर रो रही थी तभी होंडा की वो तथाकथित गर्लफ्रेंड मियोको के पास आई और उससे पीटीए मीटिंग की जगह पूछने लगी। तब जाकर मियोको को समझ आया कि वो हॉट औरत कोई और नहीं बल्कि होंडा की अपनी माँ थी। वो खुशी से पागल होकर बाकी सारी फैन गर्ल्स को ये सच बताने दौड़ पड़ी। इधर होंडा अपने टीचर और अपनी माँ के साथ एक मीटिंग में फंसा हुआ था। उन्होंने होंडा को क्लास के बाकी लोगों के साथ ज्यादा घुलने मिलने की सलाह दी, लेकिन होंडा चाहे जितनी भी कोशिश कर ले उसके क्लासमेट्स को लगता था कि वो उनके लिए बहुत ज्यादा परफेक्ट है, इसलिए वो हमेशा बहुत अजीब तरीके से जवाब देते थे। जब कोई और रास्ता नहीं बचा तो होंडा ने कोंडो से दोस्ती करने का फैसला किया। भले ही होंडा बात करते समय बहुत अजीब लग रहा था, लेकिन फिर भी कोंडो ने उससे बहुत अच्छे से बात की। होंडा को ऐसा लगा जैसे उसने कोई नोबेल प्राइज जीत लिया हो और वो खुशी खुशी घर लौट गया। एक छोटी सी छुट्टी के बाद स्कूल फिर से शुरू हो गया था। वाइस प्रिंसिपल दो स्टूडेंट्स को स्कूल के मैदान में बेवजह घूमने के लिए डांट रहे थे, लेकिन लड़कियों ने इल्जाम लगाया कि वाइस प्रिंसिपल छुपकर उन्हें घूरने की कोशिश कर रहा था। ठीक उसी समय स्टूडेंट बॉडी प्रेसिडेंट साको अचानक वहां आ गई। उसने वाइस प्रिंसिपल को धमकी दी कि अगर वो नहीं माना तो वो सबको बता देगी कि वाइस प्रिंसिपल का एक ओनली फैंस अकाउंट है। ये सुनकर वो बूढ़ा आदमी बिना एक शब्द कहे वहां से चला गया। लड़कियों ने साको को अपना हीरो मान लिया और उसे अपनी खुशी जाहिर करने के लिए गिफ्ट्स दिए। साको को बहुत गर्व महसूस हुआ कि वो स्कूल की लड़कियों के लिए एक रोल मॉडल बन सकती है, लेकिन जैसे ही उसने होंडा को अपने दोस्तों के साथ वहां से गुजरते देखा उसका खून खौल उठा। साको का मानना था कि दुनिया के सारे मर्द कचरा होते हैं और उसे इस बात से सख्त नफरत थी कि होंडा बड़ी आसानी से उसकी सारी फीमेल फॉलोअर्स का ध्यान अपनी तरफ खींच लेता था। इसलिए उसने होंडा को हमेशा के लिए बर्बाद करने का प्लान बनाया। अगली स्टूडेंट बॉडी मीटिंग में साको ने दो सीनियर स्टूडेंट्स को बुलाया जो स्कूल की सबसे चालाक लड़कियां मानी जाती थी। साको ने उन्हें आदेश दिया कि वो होंडा को तब तक सिड्यूस करें जब तक वो बेवकूफ उनके सामने रहम की भीख ना मांगने लगे। लड़कियों ने ये चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन जैसे ही वो होंडा पर झपटने वाली थी होंडा ने उन्हें बीच में ही रोक दिया। होंडा ने कहा कि उन्हें अपने शरीर को फिट रखने पर ध्यान देना चाहिए, ना कि उसके पीछे भागने पर। हालांकि होंडा असल में वहां मौजूद कुछ आवारा बिल्लियों से बात कर रहा था, लेकिन उसकी बातों का लड़कियों पर इतना गहरा असर हुआ कि उन्होंने अपने सारे गलत काम
काम हमेशा के लिए छोड़ दिए। वो वापस साको के पास गई और साफ कह दिया कि वो इस मिशन को आगे नहीं बढ़ा सकती। उन लड़कियों पर बुरी तरह भड़कते हुए साको ने अपनी काउंसिल के मेंबर्स को होंडा को पकड़ने का आदेश दिया। जब होंडा को वहां लाया गया तो साको ने उससे कहा कि उसके सारे फॉलोअर्स चुराने की सजा के तौर पर उसे पूरे साल लड़कियों की यूनिफॉर्म पहननी पड़ेगी। होंडा को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बकवास कर रही है और वो सोचने लगा कि वो इस मुसीबत में कैसे फंस गया। लेकिन तभी क्रीपी स्टूडेंट बॉडी वाइस प्रेसिडेंट ने उससे कहा कि वो शांत रहे और वो क्यूट सी स्कर्ट पहन ले। पूरे स्कूल के सामने मजाक बनने के डर से होंडा साको और उसके अजीब दोस्तों से दूर भागने लगा, लेकिन वो लोग अपनी अजीब सी मर्दाना स्कर्ट्स पहनकर पूरे हॉलवे में उसका पीछा करते रहे। उन्होंने होंडा को चारों तरफ से घेर लिया और वाइस प्रेसिडेंट ने उसे धक्का दे दिया। होंडा सीढ़ियों से फिसल गया और सीधा साको के ऊपर जा गिरा। ये नजारा बिल्कुल किसी लव स्टोरी के सीन जैसा था। जब साको को होश आया तो वो खुद को होंडा के शरीर पर बैठा देखकर बहुत चिढ़ गई, लेकिन जब उसकी लड़कियों ने बताया कि होंडा ने अपनी जान पर खेलकर साको को सिर की गहरी चोट से बचाया है तो उसे एहसास हुआ कि वो सच में उस लूजर को पसंद करने लगी है। साको ने वाइस प्रेसिडेंट को बीच बाजार में अपनी बेवकूफी दिखाने के लिए एक जोरदार मुक्का मारा और अपनी दोस्तों के साथ वहां से चली गई। लेकिन जब आइजावा होंडा को बचाने पहुंचा तो उसने देखा कि उनका सबसे कीमती इंसान अपनी याददाश्त खो चुका है। रियो और अकाने भी होंडा को हॉलवे में किसी प्रिंसेस की तरह चलते देखकर हैरान रह गए। आइजावा ने उन्हें बताया कि होंडा की याददाश्त जा चुकी है और वो एक हफ्ते में वापस नॉर्मल हो जाएगा। जब होंडा ने उनकी बातें सुनी तो उसने लड़कों से कहा कि वो उसकी हालत के बारे में चिंता ना करें क्योंकि वो लोग वैसे भी कुछ नहीं कर सकते। होंडा ने कहा कि उसे सिर्फ इतना याद है कि वो स्कूल का सबसे पॉपुलर लड़का है। अकाने फूट फूट कर रोने लगा क्योंकि उसे समझ आ गया था कि उसका शांत स्वभाव वाला मेंटर धीरे धीरे एक घमंडी इंसान में बदल रहा था। आइजावा ने सुझाव दिया कि उन्हें होंडा की याददाश्त वापस लाने का कोई तेज तरीका ढूंढना होगा। इसी बीच होंडा ने हॉलवे में अलग अलग लड़कियों के साथ फ्लर्ट करके अपने स्किल्स आजमाने शुरू कर दिए। लेकिन जब होंडा उन्हें किस करने के लिए राजी हो गया तो लड़कियों ने तुरंत अपना इंटरेस्ट खो दिया। उन्होंने कहा कि असली होंडा होता तो वो उनके इस ऑफर को तुरंत ठुकरा देता। मियोको भी होंडा से कुछ फ्री के किस लेना चाहती थी, लेकिन होंडा उसके बदसूरत चेहरे को देखकर डर गया। अलग अलग किताबें पढ़ने के बाद आइजावा ने बताया कि होंडा की याददाश्त वापस लाने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि उसके सिर पर एक भारी स्लेज हैमर से जोरदार वार किया जाए। उधर मियोको से जान छुड़ाकर भागने के बाद होंडा सोचने लगा कि पॉपुलर होना कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। उसे लगने लगा था कि उसकी जिंदगी उस समय से ज्यादा बेकार हो गई है जब किसी को उसकी कोई परवाह नहीं हुआ करती थी। लेकिन जब वो अपने उन पुराने अच्छे दिनों के बारे में सोच ही रहा था तभी आकाने पीछे से आया और उसने अपने भारी हथौड़े से होंडा को जमीन में गाड़ने की पूरी कोशिश की। आकाने ने कहा कि चीजों को पहले जैसा करने का यही इकलौता तरीका है। होंडा तुरंत उस पागल इंसान से दूर भागा, लेकिन तभी आइजावा और रियो भी अपने अपने हथौड़े लेकर उसका पीछा करने लगे। वो तब तक भागता रहा जब तक वो हर तरफ से घिर नहीं गया। बचने का कोई रास्ता ना देखकर होंडा को अपने दिमाग में अलग अलग आवाजें सुनाई देने लगी जो कह रही थी कि हर कोई उससे नफरत करता है। लेकिन इससे पहले कि आइजावा और बाकी लोग अखरोट की तरह उसका सिर फोड़ पाते, होंडा का पैर फिसल गया और वो पहले की तरह ही सीढ़ियों से नीचे गिर पड़ा। जब वो आखिरकार वापस खड़ा हुआ तो होंडा की याददाश्त पूरी तरह वापस आ चुकी थी, लेकिन क्योंकि उसे लगा कि स्कूल में हर कोई उसकी जान लेने के पीछे पड़ा है, उसने आइजावा और बाकी लड़कों की तरफ एक बहुत ही खौफनाक और शैतानी मुस्कान के साथ देखा और वहां से चुपचाप चला गया। कावाफूजी को चिंता होने लगी थी कि होंडा की स्कूल लाइफ एक जंग के मैदान में बदलती जा रही है, इसलिए उसने होंडा को बाहर मजे करने के लिए बुलाया। लेकिन होंडा को अपने दुश्मनों से छुपने के लिए एक बहुत ही बदसूरत औरत का भेष बदलना पड़ा। कावाफूजी के दोस्तों में से एक हावा भी उनके साथ जाने के लिए तैयार हो गया। अपनी असली पहचान छुपाने के लिए होंडा ने खुद को हंजावा बताकर लड़कों से अपनी पहचान कराई। पूरा दिन होंडा कावाफूजी से कहता रहा कि उसे किसी अनजान इंसान के साथ घूमने में बहुत डर लग रहा है, लेकिन कावाफूजी ने उसे शांत रहने को कहा। वो चाहता था कि होंडा नए दोस्त बनाए और हमेशा अकेले रहना बंद कर दे। हावा एक खास प्राइज जीतना चाहता था जो सिर्फ बॉलिंग, डार्ट्स और बास्केटबॉल तीनों गेम्स में परफेक्ट स्कोर करने पर ही मिल सकता था। लेकिन होंडा अंदर से बहुत डरा हुआ था क्योंकि उसने पहले कभी ये गेम्स नहीं खेले थे। उसने बॉलिंग में मदद करने की कोशिश की, लेकिन सबके सामने खुद का ही मजाक बनाकर रख दिया। तब कावाफूजी ने एक प्रो एथलीट की तरह लगातार 3 स्ट्राइक्स मारकर उसे दिखाया कि ये गेम कैसे खेला जाता है। अगले गेम की बारी आई तो होंडा सच में हावा को अपनी अहमियत साबित करना चाहता था। कावाफूजी के डार्ट्स गेम हारने के बाद होंडा ने अपने डार्क शेड्स पहने हुए भी लगातार 3 बार बिल्कुल निशाने पर डार्ट्स मारकर सबको हैरान कर दिया। क्योंकि हावा बास्केटबॉल खेलने में माहिर था, उसने आखिरी गेम खुद खेलने का फैसला किया। उसने सिर्फ एक ही कोशिश में 3 पॉइंट शॉट मारा और स्पोर्ट्स में एक्सपर्ट होने का ग्रैंड प्राइज जीत लिया। जब कावाफूजी कुछ ड्रिंक्स लाने बाहर गया तो हावा ने होंडा के साथ घुलने मिलने की पूरी कोशिश की। उसने कहा कि अगर होंडा चाहे तो वो उसे अपनी कॉमिक बुक्स उधार दे सकता है। होंडा उसके जैसे इंसान का दोस्त बनकर बहुत खुश था, लेकिन तभी बास्केटबॉल टीम
के कुछ हाई स्कूल के गुंडों ने हावा को धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया और उसका वो खास प्राइज छीन लिया। होंडा वहीं खड़ा होकर अपने दोस्त को बुली होते हुए देखता रहा। ये देखकर कि कवाफूजी आसपास नहीं है, होंडा ने तुरंत अपने नॉर्मल कपड़े पहने और उन सीनियर्स को इतना डरा दिया कि उन्होंने बिना कुछ बोले हावा को उसका प्राइज वापस कर दिया और वहां से भाग गए। हावा ये देखकर सदमे में था कि होंडा सच में उसके लिए इस तरह स्टैंड लेगा। जब कवाफूजी ड्रिंक्स लेकर वापस आया तो हावा ने उसे सब कुछ ऐसे बताया जैसे किसी सुपर हीरो फिल्म की कहानी हो। इस पूरे हंगामे के बीच हावा हंजावा के बारे में पूरी तरह भूल चुका था। उसने कवाफूजी से कहा कि वो उसकी कुछ कॉमिक बुक्स हंजावा को दे दे। हालांकि उसे ये बिल्कुल नहीं पता था कि हंजावा और होंडा दोनों एक ही इंसान थे। इसी बीच स्पोर्ट्स फील्ड पर सभी एथलीट्स एक मेजर लीग रेस के लिए ट्रेनिंग कर रहे थे, लेकिन उनमें से कोई भी स्कूल के टॉप रनर कोटारो हिगिरो जितना तेज नहीं था, जिसे सब डैश के नाम से बुलाते थे। सभी उसे एक हीरो मानते थे क्योंकि उसने स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप पर देश के सबसे अच्छे स्कूल में जाने का ऑफर ठुकरा दिया था। लेकिन किसी को नहीं पता था कि डैश सिर्फ इसलिए रुका था ताकि वो अपने सबसे बड़े दुश्मन होंडा से बदला ले सके। मिडिल स्कूल में होंडा ने डैश को एक रेस में हरा दिया था। क्योंकि उस समय डैश को हार बर्दाश्त नहीं होती थी, उसे लगा कि होंडा ने जीतने के लिए चीटिंग की है, इसलिए उसने कसम खाई थी कि वो एक दिन अपना बदला जरूर लेगा। लेकिन जब डैश ने होंडा को दोबारा रेस के लिए चैलेंज किया तो होंडा आखिरी मौके पर डर गया और एक बड़े बच्चे की तरह रोने लगा। के ने दूसरी रेस में होंडा की जगह लेकर उसकी मदद करने का फैसला किया। जैसे ही के ने अपना मास्क पहना, डैश का रोने वाला V12 इंजन एक्टिवेट हो गया और उसने सिर्फ 10 सेकंड में ट्रैक पार करके नया रिकॉर्ड बना दिया। भले ही वो के का एहसानमंद था, लेकिन डैश अभी भी असली होंडा के साथ ही रेस करना चाहता था। उन्होंने हॉलवे में आग लगाकर होंडा को डराने की कोशिश की ताकि वो भागने पर मजबूर हो जाए, लेकिन होंडा ने अपनी नाक बंद कर ली और धुएं से बचकर निकल गया। डैश की ट्रेनर ने उससे कहा कि वो होंडा के खिलाफ एक फालतू रेस जीतने में अपना समय बर्बाद करना बंद करे। उसने समझाया कि एक प्रो एथलीट के रूप में उसका करियर ज्यादा जरूरी है और उसके सारे दोस्त हमेशा उसका साथ देंगे। इसलिए डैश ने अपनी टीम को नेशनल्स में ले जाने पर फोकस करने का फैसला किया। लेकिन जब उसने होंडा को किसी कॉमिक बुक के स्पीडस्टर की तरह घर की तरफ भागते देखा तो डैश अपना किया हुआ वादा भूल गया। वो उसके पीछे ऐसे भागा जैसे उसकी पूरी जिंदगी इसी रेस पर टिकी हो। डैश आखिरकार उस रेस में होंडा से आगे निकल गया, लेकिन जब होंडा ने अचानक अपनी दिशा बदली तो डैश को समझ आया कि होंडा असल में किसी चीज से बचकर भाग रहा था। और तभी एक पागल कुत्ते ने डैश को पीछे से पकड़ लिया और उसकी बुरी हालत कर दी। अगले दिन स्कूल में मियोको ने अपनी दोस्त सुगुमी को अपना हाथ देखने दिया। जब सुगुमी उसका भविष्य बिल्कुल सही बताने में कामयाब रही तो वो क्लास के बाकी स्टूडेंट्स पर भी अपनी ताकत आजमाने लगी। लेकिन अपनी ताकतों को अगले लेवल पर ले जाने के लिए उसे एक असली चैलेंज की जरूरत। इसलिए सुगुमी आइजावा और बाकी लड़कों से मिली और उनसे होंडा का हाथ देखने के लिए एक सेशन अरेंज करने में मदद मांगी। लड़कों ने उसे बताया कि होंडा को इन सब चीजों में कोई दिलचस्पी नहीं है। लेकिन जब होंडा ने उनकी बातें सुनी तो उसने मदद करने का फैसला किया। वो अपनी डेस्क पर बैठ गया और सोने का नाटक करने लगा ताकि सुगुमी उसका हाथ देख सके। सुगुमी को इशारा मिल गया और उसने तुरंत अपना काम शुरू कर दिया। लेकिन जब उसने होंडा की हथेली पढ़ी तो वो पूरी तरह सदमे में थी। उसने देखा कि होंडा के ऑरा में पॉपुलैरिटी या कॉन्फिडेंस नाम की कोई चीज नहीं थी। इसके बजाय उसने देखा कि होंडा एक बहुत ही उदास और भयानक जिंदगी जी रहा था। लेकिन उसने लड़कों से झूठ बोलते हुए कहा कि होंडा एक गीगा चैड की तरह अकेले अपनी जिंदगी का सामना करेगा और कई मुश्किलों को जीतेगा। जब उन्होंने होंडा के भविष्य के बारे में पूछा तो सुगुमी ने कहा कि उसके अलग अलग लड़कियों से बहुत सारे बच्चे होंगे, बिल्कुल किसी अमेरिकन रैप आर्टिस्ट की तरह। लड़के ये सुनकर बहुत खुश हुए कि होंडा की जिंदगी किसी सुपरस्टार जैसी होने वाली है। मिड टर्म एग्जाम्स खत्म होने के बाद क्लास टीचर मिस्टर आयोहामा ने स्टूडेंट्स को बताया कि उनके एग्जाम के रिजल्ट्स आ गए हैं। उन्होंने फेल होने वाले स्टूडेंट्स को कड़ी मेहनत करने के लिए मोटिवेट किया क्योंकि अगले हफ्ते एक मेकअप एग्जाम होने वाला था। ये बताने के बाद उन्होंने रिपोर्ट कार्ड्स बांटने शुरू कर दिए। ज्यादातर स्टूडेंट्स अपने रिजल्ट से खुश थे, लेकिन रियो और अकाने बहुत उदास थे क्योंकि वो दोनों एग्जाम में फेल हो गए थे। स्कूल खत्म होने के बाद लड़कों ने अकाने और रियो को पास कराने के लिए एक स्टडी प्लान बनाने का फैसला किया। आइजावा ने कहा कि उनके मिलने की जगह का नाम होंडा फोर्स हेडक्वार्टर्स होना चाहिए। कोंडो को छोड़कर हर कोई इस नाम से खुश था। कोंडो का कहना था कि होंडा को बताए बिना उसके नाम पर एक क्लब बनाना गलत होगा, लेकिन बाकी लड़कों ने उसकी इस फालतू बात को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। आइजावा ने उन्हें अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाया जिसमें वो मिड टर्म एग्जाम में फर्स्ट आया था। उसने वादा किया कि वो अपना पूरा समय रियो और अकाने को मेकअप टेस्ट में पास कराने में लगा देगा। आइजावा की पोजीशन देखकर बाकी लड़के सोचने लगे कि होंडा का स्कोर क्या होगा, क्योंकि उन सबको लगा था कि होंडा ही फर्स्ट आएगा। लेकिन आइजावा ने उनसे कहा कि होंडा ने शायद ज्यादा
ध्यान अपनी तरफ खींचने से बचने के लिए जानबूझकर कुछ सवालों के गलत जवाब दिए होंगे। लड़के होंडा को गर्व महसूस कराने के लिए अपना बेस्ट देने को तैयार थे। एग्जाम के दिन मेकअप टेस्ट देने वाले सभी स्टूडेंट्स को क्लासरूम में इकट्ठा होने को कहा गया। डैश और के भी उनके साथ वहां आ गए। उन दोनों के फेल होने की वजह ये थी कि डैश को अपने ग्रेड से ज्यादा दौड़ने में दिलचस्पी थी, जबकि के इतना बड़ा बेवकूफ था कि उसने आंसर शीट पर अपने नाम की जगह होंडा का नाम लिख दिया था। के होंडा की कुर्सी पर बैठना चाहता था ताकि वो महसूस कर सके कि असली होंडा होना कैसा लगता है, लेकिन डैश भी उसी कुर्सी पर बैठने चाहता था और वो दोनों इस बात पर लड़ने लगे कि उस कुर्सी पर बैठने का असली हकदार कौन है। अकाने और रियो ने बीच में आकर उन दोनों को उस कुर्सी पर बैठने से रोक दिया। उन्होंने कहा कि ये कुर्सी सिर्फ असली होंडा की है, लेकिन जब वो लड़ ही रहे थे तभी होंडा मेकअप एग्जाम देने के लिए क्लासरूम में आया और उसने सबको हैरान कर दिया। मिस्टर आयोयामा ने सबको अपनी सीट पर बैठने को कहा। रियो और बाकी लोग इस बात से सदमे में थे कि होंडा भी मेकअप टेस्ट दे रहा है, क्योंकि उन्हें लगता था कि वो क्लास का सबसे होशियार लड़का है। लेकिन असल में होंडा भी उन सब की तरह ही एक गधा था, क्योंकि वो पहले एग्जाम के दौरान क्वेश्चन पेपर पर अपना नाम लिखना ही भूल गया था। इसी वजह से मिस्टर आयोयामा ने उसे दोबारा एग्जाम देने पर मजबूर किया था। जब मेकअप एग्जाम शुरू हुआ तो होंडा ने अपनी पेंसिल से खुरचने जैसी आवाजें निकालनी शुरू कर दी। ऐसा लग रहा था मानो वो कुछ लिख नहीं रहा बल्कि ड्राइंग कर रहा हो। इस आवाज ने बाकी स्टूडेंट्स का ध्यान अपनी तरफ खींचा और उन्होंने तुरंत उसकी नकल करना शुरू कर दिया। वो अपनी पेंसिल से वैसी ही आवाज निकालने के लिए इतने पागल हो गए कि अकाने और बाकी लोगों ने बहुत तेजी से आंसर भरना शुरू कर दिया। उन्हें इस बात की कोई परवाह नहीं थी कि जवाब सही है या गलत, वो बस किसी तरह होंडा जैसा बनना चाहते थे। जब समय खत्म हुआ तो सबने अपने पेपर जमा किए और क्लासरूम से बाहर आ गए। आइजावा रियो और अकाने से मिला और उनसे पूछा कि उनका टेस्ट कैसा गया। उन्होंने कहा कि टेस्ट बहुत अच्छा गया, क्योंकि होंडा उन्हें सपोर्ट करने के लिए वहां मौजूद था। अगले दिन टेस्ट के रिजल्ट्स आए और अकाने और रियो दोनों को अच्छे स्कोर्स मिले। उन्होंने मदद के लिए आइजावा को थैंक्स कहा, लेकिन आइजावा ने कहा कि इसका असली क्रेडिट होंडा को जाता है। कोंडो ने पूछा कि वो ऐसा क्यों कह रहा है, तो आइजावा ने उन्हें बताया कि होंडा ने जानबूझकर पहला एग्जाम खराब किया था ताकि वो उन लोगों को मोटिवेट करने के लिए वहां मौजूद रह सके जो असल में फेल हो गए थे। दूसरी तरफ स्कूल की लाइब्रेरी में कासुमी नाम की एक लड़की थी जो हमेशा अकेली रहती थी और उसे भी होंडा पर क्रश था। भले ही ज्यादातर स्टूडेंट्स ने लाइब्रेरी में आना बंद कर दिया था, लेकिन कासुमी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि होंडा ही वो इकलौता इंसान था जिसे वो सच में देखना चाहती थी। स्टूडेंट्स की कम दिलचस्पी को देखते हुए स्कूल ने लाइब्रेरी का बजट कम कर दिया था, लेकिन कासुमी ने अपने पैसों से कुछ रोमांस नॉवेल्स खरीदे और उनके फ्रंट कवर को एक आर्टवर्क वाली किताब के कवर से बदल दिया। वो होंडा को बेवकूफ बनाकर वो किताब पढ़ने के लिए मजबूर करना चाहती थी। किस्मत से उसका प्लान काम कर गया और होंडा ने वो किताब ये सोचकर उधार ले ली कि इससे उसके ड्राइंग स्किल्स अच्छे हो जाएंगे। उसके जाने के बाद आइजावा और बाकी लड़के होंडा को ढूंढते हुए लाइब्रेरी में आए। उन्होंने भी कुछ किताबें उधार लेने का फैसला किया, लेकिन जब वो किताबें ढूंढ रहे थे तभी अकाने से गलती से वो कुछ किताबें नीचे गिर गईं जो कासुमी ने होंडा के लिए खरीदी थी। ये देखकर कासुमी बुरी तरह भड़क गई और उस पर चिल्लाने लगी। किताबों को लेकर उसे इतना प्रोटेक्टिव देखकर रियो समझ गया कि कासुमी ने होंडा को अपने प्यार में पागल करने के लिए ही खास तौर पर रोमांस नॉवेल्स खरीदी थी। वो एक ऐसी फैंटेसी दुनिया के बारे में बड़बड़ाने लगी जहां होंडा उसका प्रिंस चार्मिंग था। लाइब्रेरी की हालत सुधारने के लिए ताकि होंडा वहां अक्सर आ सके और कासुमी के प्यार में पड़ सके, रियो और लड़कों ने कासुमी की मदद करने का फैसला किया। उन्होंने लाइब्रेरी को ज्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए अलग अलग तरह की किताबें इकट्ठा करके उस जगह को भरना शुरू कर दिया। जब स्टूडेंट्स ने उस नई जेन जी लाइब्रेरी के बारे में सुना तो वो सब उसे देखने के लिए अंदर भागने लगे। कासुमी के पास पहले से कहीं ज्यादा किताबों की डिमांड आने लगी, लेकिन होंडा अब वहां नहीं आ सकता था क्योंकि वो जगह बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ वाली हो गई। उसी दिन बाद में जब होंडा उधार ली हुई किताब वापस करने आया तो उसने कासुमी से कहा कि किताब का कवर अंदर लिखी कहानी से बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहा था, लेकिन कासुमी ने उससे पूछा कि क्या उसे वो किताब इंटरेस्टिंग लगी। कासुमी ये सुनकर हैरान रह गई जब होंडा ने कहा कि वो अपने काम के प्रति उसके इस पैशन से बहुत इम्प्रेस है। ये सुनते ही कासुमी का शरीर खुशी से चमकने लगा, क्योंकि इसका मतलब था कि होंडा ने आखिरकार उसकी सारी कड़ी मेहनत पर ध्यान दिया था। हालांकि उसे किताब का कवर बदलने के लिए खुद पर बहुत गिल्ट महसूस हो रहा था। इसलिए कासुमी ने कहा कि वो उसके अलावा स्कूल के बाकी सभी स्टूडेंट्स के लिए किताबें ऑर्डर करेगी, लेकिन होंडा को लगा कि कासुमी ने उसे हमेशा के लिए लाइब्रेरी से बैन कर दिया है। जब होंडा ने अपने दोस्त को ये बात बताई तो कावाफूजी ने कहा कि वो एक नंबर का गधा है जिसे ये भी समझ नहीं आया कि कासुमी असल में उस पर क्रश करती है। लेकिन उसने होंडा से कहा कि वो इस बारे में चिंता ना करे, क्योंकि वैसे भी वो लड़की दिखने में बहुत बदसूरत। उसी दिन बाद में कावाफूजी ने उसे अपने क्लासमेट्स के साथ फील्ड ट्रिप पर जाने के लिए मनाने की कोशिश की। उसने कहा कि नए लोगों से मिलने और दोस्त बनाने का ये उसके लिए एक बहुत ही शानदार मौका होगा। होंडा उनके साथ जाने के लिए राजी हो गया, लेकिन तभी एक दूसरे हाई स्कूल के स्टूडेंट्स का ग्रुप इस बात पर उन्हें भी फील्ड ट्रिप पर जाना चाहिए। ट्रेन के सफर के दौरान रियो ने अपने साथ लाई हुई मिठाइयों का पैकेट निकाला
और उसे स्टूडेंट्स के बीच बांटने का फैसला किया। उसने सबसे कहा कि वो एक लें और बाकी पैकेट आगे पास कर दें। जब होंडा की बारी आई तो उसने भी एक कैंडी लेने का फैसला किया। सारे स्टूडेंट्स ये देखकर हैरान रह गए कि होंडा भी उनके गेम में शामिल हो रहा है। लेकिन जब लड़के जिमोटो ने उसे रास्ते से हटने को कहा, जब वो बात कर ही रहे थे कि होंडा की थूकी हुई वो कैंडी फिसलकर जिमोटो के बालों पर जा गिरी। इसे देखकर जिमोटो गुस्से से पागल हो गया और उसने होंडा को अपने मुक्कों से लगभग कुचल ही दिया होता। लेकिन तभी इकेमिया ने अंदर आकर उसे होंडा पर हमला करने से रोक दिया। उसने इतनी परेशानी खड़ी करने के लिए उन सबसे माफी मांगी। उसके बात करने का तरीका इतना चार्मिंग था कि सारी लड़कियां शर्माने और मुस्कुराने लगी। अकाने ने पूछा कि वो प्यारा सा दिखने वाला लड़का कौन था। आइजावा ने अकाने को बताया कि इकेमिया शीरो हाई स्कूल का सबसे पॉपुलर स्टूडेंट है और होंडा की तरह ही उसे भी उनके स्कूल का किंग माना जाता है। जब वो फील्ड ट्रिप की जगह पर पहुंचे तो स्टूडेंट से कहा गया कि वो उस जगह घूमे और कर्फ्यू का समय होने से पहले वापस आ जाए। रास्ते में होंडा और उसके क्लासमेट्स की नजर एक भविष्य बताने वाले फॉर्च्यून टेलर पर पड़ी। उन्होंने ये जानने का फैसला किया। हर कोई ये जानने के लिए बेताब था कि होंडा की किस्मत में क्या लिखा है। लेकिन तभी शीरो हाई स्कूल के स्टूडेंट्स ने वहां आकर बड़ी बदतमीजी से उनके बीच दखल दिया। वो लोग होंडा को इकेमिया के सामने नीचा दिखाना चाहते थे और वो इसमें कामयाब भी हो गए, क्योंकि इकेमिया की किस्मत की पर्ची पर दुनिया भर का सारा सौभाग्य लिखा हुआ था। लेकिन बाकी स्टूडेंट्स को ये नहीं पता था कि ये सब इकेमिया के उन घटिया क्लासमेट्स की रची हुई एक चाल थी। उसी रात बाद में सारे स्टूडेंट्स सोने के लिए अपने अपने कमरों में चले गए। होंडा और उसके दोस्तों को एक अलग कमरा मिला था, लेकिन जब वो सो रहे थे वो एक बहुत ही खौफनाक और डरावनी डॉल थी। अकाने को पूरा यकीन था कि इसके पीछे इकेमिया और उसके ग्रुप का हाथ है, इसलिए उसने सुझाव दिया कि उन्हें एक सबक सिखाना बहुत जरूरी है। लेकिन ये देखकर वो हैरान रह गए कि होंडा गहरी नींद में सो रहा था, इसलिए उन्होंने भी होंडा की तरह चुपचाप वापस जाकर सोने का फैसला किया। उन्होंने मान लिया कि होंडा भी यही चाहता होगा कि वो ऐसी सिचुएशन में शांत रहें और कोई हंगामा ना करें। अगली सुबह स्टूडेंट्स ने आइलैंड पर घूमना जारी रखा। होंडा ने लड़कियों के एक ग्रुप को देखा जिन्हें इकेमिया लीड कर रहा था। होंडा ने बिना किसी वजह के उनका पीछा करने का फैसला किया। लड़कियों ने इकेमिया से विनती की कि वो उन्हें अपने साथ एक फोटो खिंचवाने दे और वो हैंडसम लड़का इस बात के लिए मान गया। लेकिन जब आखिरकार होंडा की बारी आई तो इकेमिया ने उसे पहनने के लिए एक कॉस्ट्यूम दिया। उसने कहा कि इससे ये इवेंट और भी मजेदार हो जाएगा। लेकिन होंडा को बालों पर एक कैंडी चिपका दी थी। ये ट्रेन में जिमोटो के साथ होंडा ने जो किया था उसका बदला लेने का इकेमिया का तरीका था। इसलिए जब होंडा के लिए कॉस्ट्यूम उतारने का समय आया तो उसे बहुत मुश्किल हुई, क्योंकि उस कैंडी ने उसके बालों को कॉस्ट्यूम के कपड़े के साथ चिपका दिया था। लेकिन किस्मत से कोंडो वहां आ गया और उसने होंडा की मदद की। उसी रात बाद में होंडा कोंडो के साथ गिफ्ट शॉप तक गया ताकि वो अपनी क्रश के लिए एक गिफ्ट खरीद सके था। लेकिन वो पेन टेबल के नीचे गिर गया। जब उसने उसे बाहर निकालने की कोशिश की तो उसका हाथ ऐसे फंस गया जैसे मॉल के किसी कॉमेडी सीन में फंसता है। जब वो अपना हाथ बाहर निकालने के लिए संघर्ष में इकेमिया और उनके उस फालतू होंडा के बीच कौन जीतता है। अगले दिन इकेमिया होंडा से मिला और उसने पूछा कि क्या वो कभी लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरते उतरते थक नहीं जाता। लेकिन होंडा ने कहा कि उसे इस बात का कोई अंदाजा नहीं है कि वो किस बारे में बात कर रहा है। इसके बावजूद इकेमिया ने होंडा की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया और पूछा कि क्या वो दोनों दोस्त बन सकते हैं। लेकिन होंडा ने कहा कि उसके जैसे पॉपुलर इंसान से दोस्ती करना बहुत अजीब होगा और उसके पास अपनी क्लास में पहले से ही बहुत अच्छे दोस्त हैं। होंडा की इन बातों ने इकेमिया को एहसास दिलाया कि उसके पास हमेशा से ऐसे लोग थे जो उसकी परवाह करते थे, लेकिन उसने हमेशा उन्हें खुद से नीचा समझा था। इसलिए उसने अपने दोस्तों को सच्चे साथियों के बजाय अपने नौकरों की तरह ट्रीट करने के लिए माफी मांगी। लेकिन कामिची इस बात से बिल्कुल खुश नहीं था कि इकेमिया इस लड़ाई पर एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। इकेमिया ने तुरंत आगे आकर अपने दोस्त के इस बर्ताव के लिए माफी मांगी। उसने कहा कि अब उन दोनों स्कूलों के बीच कोई दुश्मनी नहीं रहेगी। लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया कि होंडा असल में अपना चेहरा नीचे किए झील के पानी पर तैर रहा था। वापस अपने स्कूल में पेरेंट्स की तरफ से मिली बहुत सारी शिकायतों के कारण बोर्ड ने मिस्टर आयोयामा को बायोलॉजी की प्रैक्टिकल क्लास में मेंढकों का डाइसेक्शन करने से हमेशा के लिए मना कर दिया था। इस फैसले से छिड़कर वो हॉलवे में होंडा और आइजावा से मिले। उन्होंने उन दोनों को स्टूडेंट्स के सिग्नेचर इकट्ठा करने के लिए मनाने की कोशिश की ताकि प्रैक्टिकल्स में वो डाइसेक्शन वाला हिस्सा वापस लाया जा सके। आयोयामा को पूरा यकीन था कि होंडा की पॉपुलैरिटी स्टूडेंट्स का मन बदलने में काफी मदद करेगी और भले ही होंडा को खुद वो डाइसेक्शन करना बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अपने टीचर को मना कर सके। जब वो क्लासरूम में पहुंचे तो आइजावा क्लास के सामने खड़ा हुआ और उसने स्टूडेंट्स से मेंढक के डाइसेक्शन में हिस्सा लेने की अहमियत के बारे में बात की। लेकिन क्लास की राय इस बात पर बंटी हुई थी क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को अभी भी ये आइडिया बिल्कुल पसंद नहीं था। उन्होंने होंडा की राय जानने के लिए उसे बुलाया। मिस्टर आयोयामा को निराश ना करने के लिए होंडा ने सबसे कहा कि वो डाइसेक्शन के प्रैक्टिकल में हिस्सा लेने जा रहा है। ये सुनते ही उन सब ने डाइसेक्शन प्रोग्राम वापस लाने के लिए उस पेटिशन पर साइन कर दिए। डाइसेक्शन के दिन मिस्टर आयोयामा इतने खुश थे कि उन्होंने अपनी खुशी जताने के लिए होंडा को गले लगाने का फैसला किया।
लेकिन तभी होंडा के हाथों से उसका मेंढक फिसल गया और एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया। अचानक सारे मेंढक अपने जार से बाहर निकलने लगे और पूरी क्लास में उछलने लगे। ये देखकर सारे स्टूडेंट्स डर गए और अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे। और तभी टीचर ने देखा कि अकाने के शरीर से खून बह रहा था। हालांकि अकाने ने सबको ध्यान से सुनने के लिए कहा, क्योंकि होंडा कुछ इस तरह बोलने लगा था जैसे उसके अंदर किसी मेंढक की आत्मा घुस गई हो। वो कह रहा था कि कुछ बेकसूर मेंढकों पर ये डाइसेक्शन करना बहुत ही बेरहमी का काम है। उसकी इन बातों ने मिस्टर आयोयामा और उनके स्टूडेंट्स का दिल छू लिया। उन्होंने सारे मेंढकों को वापस नदी में छोड़ दिया और जब वो मैदान में थे तो उन्होंने डाइसेक्शन के बजाय एक हर्बेरियम तैयार करने के लिए फूल इकट्ठे किए। आयोयामा को एहसास हुआ कि वो अब तक कितनी बड़ी गलती कर रहे थे। वो चाहते थे कि स्टूडेंट्स डाइसेक्शन की कला के जरिए दयालुता सीखें, लेकिन उन्होंने मेंढकों को नुकसान पहुंचाए बिना ही खुद से दया करना सीख लिया था। होंडा को क्लिनिक में होश आया और जब स्कूल खत्म हुआ तो वो पैदल अपने घर की तरफ जाने लगा। लेकिन आइजावा ने चुपके से उसका पीछा करने का फैसला किया ताकि वो ये पक्का कर सके कि होंडा सुरक्षित घर पहुंच जाए। हालांकि कुछ ही मिनटों के बाद होंडा अचानक वहां से भागने लगा। ये देखकर आइजावा को लगा कि कोई होंडा का पीछा कर रहा है, जबकि असल में वो खुद ही अंधेरे में छुपकर उसका पीछा कर रहा था। होंडा फोर्स हेडक्वार्टर्स में आइजावा ने बाकी लड़कों को अपने शक के बारे में बताया। उन्होंने उस इंसान को पकड़ने के लिए एक स्ट्रेटेजी बनाई जो असल में होंडा का पीछा कर रहा था। इसलिए अगले दिन जब स्कूल खत्म हुआ तो उन्होंने खुद को 2 ग्रुप्स में बांट लिया। हर ग्रुप होंडा के घर जाने वाले रास्तों पर छुप कर बैठ गया ताकि वो उस मुजरिम को चारों तरफ से घेर सकें। आइजावा और कोंडो की किस्मत अच्छी थी कि होंडा उसी रास्ते से गया जिस पर वो दोनों नजर रखे हुए थे। उन्होंने चुपके से उसका पीछा करना शुरू किया। कोंडो ने सुझाव दिया कि उन्हें होंडा के साथ चलना चाहिए ताकि कोई उन्हें ही स्टॉकर ना समझ ले, लेकिन आइजावा ने उसे बताया कि होंडा फोर्स हमेशा अंधेरे में छुपकर काम करती है। लेकिन जब वो इस बारे में बहस कर ही रहे थे कि उन्हें झाड़ियों में कुछ आवाज सुनाई दी। उन्हें तुरंत लगा कि वो वही स्टॉकर है, लेकिन जैसे ही वो हमला करने वाले थे मियोको झाड़ियों से बाहर आ गई। कोंडो ने कहा कि वो ही स्टॉकर है क्योंकि वो दिखने में बहुत अजीब और संदिग्ध लग रही थी, लेकिन आइजावा ने उसे बताया कि वो होंडा का ध्यान रखने में उनकी मदद ही कर रही थी। आइजावा ने बताया कि मियोको का नाम अब इरेजर पड़ गया है क्योंकि वो उन लड़कियों को संभालती हैं जो होंडा के लिए कुछ ज्यादा ही पागल हैं और उन्हें एक इरेजर की तरह हमेशा के लिए मिटा देती है। इसी बीच कसुमी होंडा को कुछ नए रोमांस नोवेल्स देने के लिए उसके घर जा रही थी जो उसने ऑर्डर किए थे, लेकिन जब मियोको ने उसे देखा तो उसने तुरंत अपनी काउगर्ल रस्सी का इस्तेमाल करके उसे अपने जाल में फंसा लिया। दूसरी तरफ यूकी और आइजावा होंडा का पीछा करते रहे, लेकिन जल्द ही होंडा उनकी नजरों से गायब हो गया क्योंकि वो पूरी स्पीड से भाग रहा था। आइजावा ने तुरंत अपने हाथों से सीटी बजाकर डैश को उसके पीछे भागने का इशारा किया, लेकिन अपनी इतनी तेज स्पीड के बावजूद डैश उसे नहीं पकड़ पाया। इसलिए वो वापस आकर उन्हें ये बुरी खबर देने लगा। जब वो सब ये पता लगाने की कोशिश कर रहे थे कि होंडा कहाँ गया, तभी रियो और अकाने बुरी हालत में वहाँ आ गए। उन्होंने पूछा कि आखिर हुआ क्या है। लड़कों ने आइजावा को बताया कि स्टॉकर ने उन्हें धोखा देकर एक कुत्ते के पिंजरे में बंद कर दिया था और एक गुस्से वाले कुत्ते को उन्हें खिलौनों की तरह चबाने के लिए छोड़ दिया था। मियोको भी उनके साथ आ गई और जब वो एक बेहतर स्ट्रेटेजी बनाने की सोच ही रहे थे कि होंडा ने दीवार फांदने की कोशिश की, लेकिन वो दीवार के दूसरी तरफ उन सबको देखकर सदमे में था। उसे लगा था कि उन्होंने अब तक हार मान ली होगी, लेकिन इस बार भागने के बजाय होंडा अपनी जगह पर खड़ा रहा। उसने उन पर चिल्लाते हुए कहा कि वो पागलों की तरह उसका पीछा करना बंद करे। उसने कहा कि उसे अपने उस इकलौते दोस्त से मिलने के लिए पहले ही काफी देर हो चुकी है। कोंडो इस बात से हैरान रह गया और उसे एहसास हुआ कि असल में वो सभी होंडा का पीछा कर रहे थे, लेकिन आइजावा अभी भी अपने ही ख्यालों में खोया हुआ था। उसने बाकी सबसे कहा कि वो तब तक अपनी तलाश जारी रखें जब तक वो असली स्टॉकर को नहीं ढूंढ लेते। उसी दिन बाद में कोंडो ने नोटिस किया कि हर कोई उसके बारे में गपशप कर रहा है। इससे वो बहुत इनसिक्योर महसूस करने लगा। मदद के लिए वो रियो के पास गया ताकि उसका कॉन्फिडेंस वापस आ सके। रियो ने उसे लड़कियों के साथ मस्ती करने के लिए बुलाया, लेकिन कोंडो को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी और वो अपनी फेवरेट किताब पढ़ने के लिए बैठ गया। लेकिन किताब पढ़ते हुए उसने अपनी टेबल पर एक लेटर देखा जिस पर दिल के आकार का स्टिकर लगा हुआ था। कोंडो ने तुरंत मान लिया कि ये एक लव लेटर है और जब उसने उसे खोला तो वो माकी नाम की लड़की की तरफ से था। उसने लिखा था कि कोंडो स्कूल के बाद उसे जिम के पीछे मिले। कोंडो सोचने लगा कि ये सच में एक लव लेटर है या सिर्फ एक प्रैंक। जब उसने अकाने को इस बारे में बताया तो उस बेवकूफ ने कहा कि ये एक चैलेंज है और कोंडो को एक मर्द की तरह अपनी जान बचाने के लिए तैयार रहना चाहिए। लेकिन जब आइजावा ने वो लेटर पढ़ा तो उसने कहा कि ये सच में एक लव लेटर है क्योंकि माकी लोगों के साथ प्रैंक करने वाली लड़की नहीं है। हाँ, खूबसूरती के मामले में वो सिर्फ एक एवरेज लड़की थी। रियो ने कोंडो से कहा कि वो जश्न मनाए क्योंकि ये उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन होने वाला है। रियो ने उसके बाल सेट करने में मदद की ताकि वो हैंडसम दिखे, जबकि आइजावा ने सुझाव दिया कि उसे माहौल को रोमांटिक बनाने के लिए कुछ फूल खरीद लेने चाहिए। हर कोई कोंडो को घूर रहा था और उसे लगने लगा कि होंडा फोर्स में होने की वजह से वो पॉपुलर हो रहा है। इसलिए वो खुशी खुशी अपनी होने वाली गर्लफ्रेंड से मिलने जिम के पीछे गया। लेकिन जब वो वहां पहुंचा
तो माकी ने सीधे उसके मुंह पर कहा कि वो सिर्फ एक एवरेज स्टूडेंट है और उसे होंडा फोर्स का हिस्सा होने का नाटक बंद कर देना चाहिए, क्योंकि कोई भी लड़की उससे कभी प्यार नहीं करेगी। उसकी ये बातें किसी तीर की तरह कोंडो के सीने में चुभी और उसका दिल पूरी तरह टूट गया। उसके दोस्तों ने तुरंत उसे घेर लिया और उसे हंसाने और माकी को भुलाने की पूरी कोशिश की, लेकिन उन सबको हैरान करते हुए कोंडो ने बहुत शांति से कहा कि उसे हमेशा से पता था कि ऐसा ही होगा, क्योंकि उसके जैसे एक एवरेज लड़के के माकी जैसी हॉट लड़की के साथ होने का कोई चांस ही नहीं था। उसने खुद को संभालने की बहुत कोशिश की, लेकिन आखिर में वो अपना कंट्रोल खो बैठा और वहां से रोते हुए भाग गया। जब उसके दोस्तों को एहसास हुआ कि वो ठीक नहीं है तो वो जल्दी से उसके पीछे भागे। वो होंडा फोर्स को छोड़ने के बारे में सोच ही रहा था कि वो गलती से होंडा से टकरा गया। होंडा को याद था कि फील्ड ट्रिप के दौरान इसी लड़के ने उसे धक्का देकर गिराया था। कोंडो ने होंडा के हाथ में फूल देखे और उससे पूछा कि वो उनका क्या करने वाला है। होंडा ने जवाब दिया कि वो इन फूलों से लोगों को परेशान करने वाला है, लेकिन कोंडो जानता था कि होंडा सिर्फ सख्त दिखने का नाटक कर रहा है। इसलिए कोंडो ने उसे धक्का देने के लिए माफी मांगने के तौर पर एक गिफ्ट कार्ड दिया। वो आगे बढ़ता गया और अपने दोस्तों से मिला जो उसे वापस खुश देखकर बहुत खुश थे, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि होंडा के उस अजीब और शर्मीले बर्ताव की वजह से ही कोंडो को खुद पर ज्यादा भरोसा महसूस हुआ था। हालांकि जब होंडा ने कोंडो का दिया हुआ वो कार्ड खोला तो उसके हाथ से कार्ड पर लिखे हुए अक्षर गलती से मिट गए और वो जैकैस गधा शब्द बन गया। इसे देखकर होंडा कोंडो से और भी ज्यादा नफरत करने लगा, क्योंकि उसे लगा कि कोंडो ने उसे फिर से धोखा दिया है। स्कूल के एक दूसरे हिस्से में हेंटाई कॉमिक क्लब नाम का आर्टिस्टिक लड़कों का एक ग्रुप अपना सारा समय क्यूट लड़कियों की मांगा बनाने में बिताता था, लेकिन वो आज तक अपनी किताबों की एक भी कॉपी नहीं बेच पाए थे। आइजावा स्टूडियो में पहुंचा और उसने उन लड़कों से कहा कि क्योंकि उनका क्लब पूरे स्कूल की सबसे फालतू और बेकार चीज है, इसलिए अब उन्हें स्टूडेंट काउंसिल से कोई फंड नहीं मिलेगा। जब उन्होंने आइजावा से पूछा कि उनका प्यारा क्लब क्यों बंद किया जा रहा है, तो उसने बिना बिकी हुई मांगा के एक बड़े से ढेर की तरफ इशारा करते हुए कहा कि उनके क्लब ने स्कूल के लिए आज तक एक भी पैसा नहीं कमाया है। लड़कों ने कहा कि इसमें उनकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि लोगों को मांगा पढ़ना पसंद नहीं है। इस पर आइजावा ने उन्हें होंडा पर एक मंगा बनाने की सलाह दी, क्योंकि वो स्कूल का सबसे पॉपुलर लड़का था। हालांकि इसके लिए उन्हें होंडा की इजाजत लेनी होगी। वो इस आइडिया से इतने एक्साइटेड हो गए कि उन्होंने आइजावा को बाहर निकाल दिया और बैठकर प्लान बनाने लगे। लेकिन तभी उन्हें याद आया कि उनके क्लब के रूल्स के हिसाब से वो क्यूट लड़कियों के अलावा और कुछ भी ड्रॉ नहीं कर सकते थे। ग्रुप के मोटे लड़के ने सुझाव दिया कि वो होंडा को एक क्यूट लड़की बना दें और देखें कि क्या ये आइडिया काम करता है। लेकिन उन्हें होंडा का एक बिल्कुल सटीक कैरेक्टर डिजाइन बनाने में बहुत मुश्किल हो रही थी, क्योंकि वो हमेशा अकेला रहता था और उसके कोई दोस्त नहीं थे। इसलिए क्लब प्रेसिडेंट नियो ने प्रपोज किया कि वो सब अलग अलग जाकर होंडा का इंटरव्यू लें और अपने खुद के यूनिक आइडिया लेकर आएं। उसके बाद वो तीनों मंगा को कंपेयर करेंगे और पब्लिश करने के लिए सबसे बेस्ट वाली चुनेंगे। नियो हॉलवे में गया जहां होंडा अकेला चल रहा था। होंडा का असली स्वभाव बाहर लाने के लिए नियो ने बिकिनी पहनी हुई एक डॉल निकाली और उससे होंडा को सीड्यूस करने की कोशिश की। इस अजीब पपेट शो को देखकर होंडा ने कहा कि वो डॉल बहुत खूबसूरत लग रही है, लेकिन जब नियो ने उसे उस डॉल की स्कर्ट उतारने को कहा तो होंडा ने अपना रुमाल निकालकर उसे ढक दिया। होंडा ने कहा कि सारी औरतें इज्जत और सम्मान की हकदार होती हैं। होंडा के मुंह से ये शब्द सुनकर नियो को अपनी डॉल को एक सस्ती लड़की की तरह ट्रीट करने पर बहुत गिल्ट महसूस हुआ। उसने उस डॉल से माफी मांगी और वादा किया कि वो होंडा के इस दयालु स्वभाव को सम्मान देने के लिए उस पर एक बहुत ही अच्छी और डिसेंट मंगा बनाए। एक हफ्ते बाद क्लब के मेंबर्स अपना अपना काम एक दूसरे को दिखाने के लिए इकट्ठा हुए, लेकिन जब फैट जो ने अपनी मंगा दिखाई तो बाकी सब होंडा के फीमेल वर्जन को देखकर सदमे में थे, जिसके कपड़े पूरी तरह खुले हुए थे। नियो को होंडा के साफ और प्योर नेचर को इस तरह के एडल्ट इमेजेस से गंदा होते देखकर बहुत गुस्सा आया। उसने कैप्टन आई पैच को जमीन पर मुक्का मार दिया, लेकिन क्योंकि वो चाहता था कि सब उसकी कहानी को एक्सेप्ट करें, डैडी डायबिटाज ने नियो के मुंह पर भी मुक्का जड़ दिया। क्लब के सबसे छोटे लड़के टाकोयाकी ने उनकी इस लड़ाई को बीच में रोकते हुए अपनी मंगा दिखाई। उसकी कॉमिक एक इंटरगैलेक्टिक लव स्टोरी के बारे में थी, लेकिन नियो को उसका आइडिया भी बिल्कुल पसंद नहीं आया और उसने उसे भी मुक्का मारकर नीचे गिरा दिया। नियो ने कहा कि वो सब एक बार के लिए इन अश्लील चीजों को भूल जाएं और इंसानियत की अच्छाई पर फोकस करें, लेकिन प्लस साइज और टाकोयाकी ने नियो पर आरोप लगाया कि वो उनके प्यारे क्लब के रूल्स को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। नियो ने अपनी हेंटाई परंपरा से मुंह मोड़ने के लिए माफी मांगी, लेकिन उसने उनसे कहा कि वो दूसरे राइटिंग स्टाइल्स को भी एक मौका दें। उसने उन्हें अपनी कॉमिक दिखाई जिसमें होंडा को एक बहुत ही दयालु कैरेक्टर के रूप में दिखाया गया था, जिसकी एक बहुत ही प्रेरणादायक बैक स्टोरी थी। उसके काम की शानदार क्वालिटी देखकर बाकी लड़के भी मान गए कि नियो का वर्जन सबसे बेस्ट था, लेकिन तभी उनसे वो मंगा
मंगा गलती से उन पुरानी मंगा के साथ नीचे गिर गई जिन्हें होंडा बाद में रिसाइकिल होने वाले कचरे के रूप में इकट्ठा करने आया था। जब वो लड़के हॉलवे में आइजावा से मिले तो वो उसे अपना काम दिखाने के लिए बहुत एक्साइटेड थे, लेकिन वो हैरान रह गए जब उन्होंने देखा कि होंडा की वो कॉमिक बुक टेबल पर नहीं थी और उसे बाकी पुराने कचरे के साथ फेंक दिया गया था। इस डर से कि उनकी मंगा हमेशा के लिए खो गई है, वो उसे वापस लाने के लिए कचरे वाले ट्रक के पीछे भागने लगे। जब होंडा ने उनकी बातें सुनी तो उसे एहसास हुआ कि उसी ने गलती से उनका आर्ट वर्क फेंक दिया था। इससे पहले कि वो लड़के ज्यादा दूर जा पाते, वो भागते भागते थक गए और जमीन पर गिर पड़े। लेकिन तभी कोई पूरी स्पीड से उनके पास से गुजरा और वो ये देखकर सदमे में थे कि वो होंडा था जो उस ट्रक के पीछे भाग रहा था। वो उस गाड़ी को वापस लाने में कामयाब हो गया। जब लड़के अपनी मंगा ढूंढने के लिए सारे पेपर्स छान रहे थे तो कुछ पन्ने हवा में उड़ने लगे जिनमें उनकी प्रोटोटाइप मंगा भी शामिल थी। होंडा ने उनमें से एक पन्ना पकड़ लिया जो प्रोफेसर पिग्गी ने बनाया था। जब उसने उसे देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि उस पेज पर होंडा का फीमेल वर्जन छपा था जो एक बहुत ही बोल्ड और सेक्सी कॉस्ट्यूम में था। कुछ महीने बीत गए और अब अगले स्कूल फेस्टिवल का समय लगभग आ गया था। इसलिए काउंसिल प्रेसिडेंट साको ने इस इवेंट का नाम बदलकर होंडा फेस्टिवल रखने का फैसला किया। लेकिन स्टूडेंट्स इस नाम बदलने से बिल्कुल भी खुश नहीं थे। भले ही साको ने अलग अलग बहाने बनाने की कोशिश की, लेकिन सबको पता था कि वो ये सब सिर्फ अपने क्रश होंडा को इम्प्रेस करने के लिए कर रही है। आइजावा ने अपने क्लासमेट्स को सुझाव दिया कि वो फेस्टिवल में बेस्ट अवार्ड जीतने के लिए अपनी पूरी जान लगा दें। जहां रियो ने कहा कि वो सब मेड्स के कपड़े पहनेंगे, वहीं अकाने ने कहा कि उन्हें एक बॉक्सिंग टूर्नामेंट होस्ट करना चाहिए। लेकिन लड़कियां रोमियो और जूलियट का प्ले करना चाहती थी और रियो इसके लिए तुरंत मान गया, क्योंकि वो बचपन से ही जूलियट के कपड़े पहनना चाहता था। कोंडो सोचने लगा कि वो ऐसा क्यों चाहेगा। जब वो सब किसी एक आइडिया पर सहमत नहीं हो पाए तो उन्होंने ये आखिरी फैसला होंडा पर छोड़ दिया, क्योंकि वो उनका क्लास रिप्रेजेंटेटिव था। उन्होंने होंडा को चुनने के लिए 3 ऑप्शंस दिए। इस दबाव की वजह से होंडा के सिर में दर्द होने लगा। जब कोंडो ने ये देखा तो उसने मदद करने के लिए एक और ऑप्शन जोड़ने का सुझाव दिया, लेकिन इससे होंडा और भी ज्यादा कंफ्यूज हो गया। हड़बड़ाहट में होंडा के मुंह से निकल गया कि वो ऐसा गेम चाहता है जहां लड़के लड़कियों के कपड़े पहने। ये सुनकर क्लास की लड़कियां खुशी से पागल हो गईं। लेकिन जब होंडा को अपनी गलती का एहसास हुआ तो वो घबरा गया और अपनी जान बचाने के लिए वहां से भाग खड़ा हुआ। जब वो सीढ़ियों के पास बैठकर सोच रहा था कि अब क्या किया जाए तो साको उससे मिलने आई। उसने होंडा को सलाह दी कि वो एक तानाशाह की तरह बर्ताव करे और दूसरों की परवाह किए बिना वो चुने जो उसे खुद पसंद हो। हालांकि होंडा साको के नए हेयर स्टाइल को देखकर ज्यादा कंफ्यूज था। साको ने फेस्टिवल के लिए भित्ति चित्र म्यूरल्स बनाने में उसके आर्टिस्टिक स्किल्स की मदद मांगी और होंडा बिना किसी पैसे के जी तोड़ मेहनत करने के लिए राजी हो गया। जाने से पहले साको ने उसे याद दिलाया कि वो अपनी इच्छा को मजबूत रखे। इस नए कॉन्फिडेंस के साथ होंडा अपनी बाहें फैलाकर पूरे स्वैग में वापस अपनी क्लास में गया। लेकिन वहां जाकर उसने देखा कि क्लास पूरी तरह खाली थी और सब जा चुके थे। आइजावा ने कहा कि क्लास ने उसके बिना ही अपना फैसला ले लिया है। अगले दिन जब होंडा ने प्ले में मदद करना चाहिए तो आइजावा ने उससे कहा कि वो बस आराम से बैठे और चिल करे। लेकिन होंडा को लगा कि वो लोग बस उसे अपने रास्ते से हटाना चाहते हैं। उसका ये शक तब और पक्का हो गया जब उसके क्लासमेट्स उसे स्कूल में अकेला छोड़कर चले गए। होंडा इस बात से बहुत खफा था कि किसी ने भी उसे जगाने की कोशिश नहीं की। जब वो बाहर बैठकर एक बिल्ली को घूर रहा था तो गुंडों के एक ग्रुप ने उस पर हमला करने की कोशिश की। किस्मत से होंडा फोर्स उसे बचाने के लिए वहां आ गई। जब प्ले के लिए रोल्स बांटे गए तो रियो इस बात पर अड़ गया कि वो जूलियट बनेगा, लेकिन आइजावा ने कहा कि अकाने को जूलियट बनना चाहिए क्योंकि उसके पास ज्यादा जंक इन द ट्रंक यानी वो ज्यादा भारी भरकम था। होंडा ने देखा कि उसे एक ऐसे कॉमेटर का रोल दिया गया है जिसका एक भी डायलॉग नहीं था। जब उसने अपने रोल के बारे में पूछा तो आइजावा ने उससे कहा कि वो बस बैठकर तमाशा देखे, क्योंकि उन्होंने उसके लिए कुछ बहुत ही खास प्लान किया है। लड़कियां होंडा के कैरेक्टर के लिए विग बनाने के लिए अपने बालों के टुकड़े कुर्बान करने को तैयार थी, जबकि लड़के उसकी तरह एक्टिंग करने की कोशिश में लगे थे। लेकिन होंडा अंदर ही अंदर बहुत दुखी था कि वो अपने क्लासमेट्स के साथ मजे नहीं कर पा रहा था। आखिरकार फेस्टिवल का दिन आ ही गया। कवाफुजी आर्ट वर्क सेक्शन में मदद कर रहा था। तब उसने और कसुमी ने होंडा की क्लास का प्ले देखने का फैसला किया। उन्होंने कुछ ड्रिंक्स ऑर्डर किए और प्ले देखने के लिए बैठ गए। ड्रामा शुरू हुआ जिसमें रियो रोमियो का रोल कर रहा था और अकाने जूलियट का। जैसे ही उन दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया, दर्शकों को समझ आ गया कि रोमियो आज जूलियट के विशाल शरीर के नीचे कुचलने वाला है। लेकिन फिर उन्होंने म्यूजिकल्स के साथ मजे करना शुरू किया। जब रोमियो को हवा में उछाला गया तो किंग लियर सारी अफरा तफरी से परेशान होकर वहां आ गया। उसने कुछ समझदारी भरे शब्द कहे जिससे जूलियट ने रोमियो को नीचे गिरा दिया और खुद जहर की बोतल पी ली। जब रोमियो को होश आया तो अपनी जिंदगी के प्यार को मरा हुआ देखकर उसका दिल टूट गया। दर्शकों ने उससे अपने दिल के दर्द
को भुलाने की विनती की, लेकिन रोमियो ने उनकी एक ना सुनी और जूलियट के साथ ही मरने का फैसला किया। लेकिन तभी कहानी में एक ट्विस्ट आया। एक दूसरी कहानी का कैरेक्टर गलत यूनिवर्स में आ गया और उसने सीन के बीच में दखल दिया। इससे रियलिटी बदल गई और जूलियट वापस जिंदा हो गई। लेकिन तभी महारानी एलिजाबेथ सबको शांत करने के लिए वहां आ गई। कावाफूजी ये देखकर सदमे में था कि वो महारानी असल में होंडा था, जिसे इंग्लैंड के इंपीरियल लीडर का रोल दिया गया था। इस बीच होंडा सोच रहा था कि वो स्टेज पर वहां ऊपर क्या कर रहा है, खास तौर पर तब जब उसे बोलने के लिए एक भी लाइन नहीं दी गई। जब उसने देखा कि कावाफूजी उसे देख रहा है तो वो और भी ज्यादा शर्मिंदा हो गया। उसे ऐसा महसूस होने लगा जैसे धरती फट जाए और वो उसमें समा जाए। जब उससे ये बेइज्जती और बर्दाश्त नहीं हुई तो होंडा उठा और अपनी फीमेल फैंस की भीड़ के साथ स्टेज से नीचे भाग गया। जब होंडा फोर्स बाहर ब्रेक ले रही थी तभी कुछ स्टूडेंट्स भागते हुए आए और बताया कि होंडा खतरे में है। कीरो हाई स्कूल के गुंडे उसे ढूंढते हुए हर तरफ घूम रहे थे, लेकिन हमारा गधा होंडा एक शांत कोने में छुपकर स्नैक्स खाने में बिजी था। वो गुंडे हर किसी से होंडा का पता पूछते रहे और जब उन्हें लगा कि उन्होंने उसे ढूंढ लिया है तो वो ये देखकर हैरान रह गए कि वो सिर्फ उसका कोई हमशक्ल था। देखते ही देखते कहीं से होंडा के बहुत सारे क्लोन्स वहां आ गए। उनके लीडर राय ने के को पकड़ लिया और कहा कि या तो वो होंडा का पता बताए वरना वो उसे जान से मार देंगे। लेकिन के ने कहा कि चाहे जो हो जाए वो होंडा को कभी धोखा नहीं देगा। लेकिन जब वो ये सब बोल ही रहा था तभी डैश वहां आया और उसने अपनी बेवकूफी में राज खोल दिया कि होंडा 7th ग्रेड 7वीं ग्रेड के क्लासरूम में है। राय और उसके बाकी गुंडे उसे ढूंढने के लिए तुरंत वहां भाग गए। रास्ते में उनकी मुलाकात सुगुमी से हुई, जिसने उन्हें चेतावनी दी कि कोई बहुत ही भयानक चीज उनकी तरफ आ रही है। सुगुमी ने अपने लेंस का इस्तेमाल करके राय की हथेली देखी और भविष्यवाणी की कि उसकी पूरी जिंदगी अंधेरे में डूबने वाली है। उसकी इस खौफनाक भविष्यवाणी से डरकर वो लड़के वहां से भाग गए। लेकिन जब मियोको और कसुमी ने सुना कि गुंडों का एक झुंड होंडा के पीछे पड़ा है तो उन्होंने मिलकर उन्हें हराने का फैसला किया। ठीक उसी समय के ने आइजासवा और बाकी लड़कों से मिलकर उन्हें चेतावनी दी कि राय और उसके खूंखार ग्रुप को होंडा की लोकेशन पता चल गई है। उसने कहा कि अगर वो सच में होंडा को बचाना चाहते हैं तो उन्हें जल्दी करनी होगी। इकेमिया और उसकी क्रू भी फेस्टिवल में पहुंच चुकी थी और वो रोमियो और जूलियट पर शो देखने के लिए बहुत एक्साइटेड थे। लेकिन स्टेज के पीछे होंडा इस बात पर विचार कर रहा था कि वो एक बूढ़ी औरत के कॉस्ट्यूम में सिर्फ चुपचाप बैठने के बजाय अपने रोल को और बेहतर कैसे बना सकता है। राय और उसके गुंडे होंडा को ढूंढते हुए वहां पहुंचे, लेकिन उन्हें वो कहीं नहीं मिला क्योंकि होंडा एक नकली महल के फ्रॉप के अंदर छिपा हुआ था। जब होंडा ने उनकी आवाजें सुनी तो उसे लगा कि नाटक शुरू हो गया है और वो जोर जोर से अपनी लाइंस रिहर्स करने लगा। गुंडे होंडा के बाहर आने का इंतजार करते हुए बैठ गए, लेकिन तभी इकेमिया और उसका ग्रुप भी वहां आ गया। माहौल इतना गर्म हो गया कि जिमोटो ने अपना आपा खो दिया और एक गुंडे के मुंह पर जोरदार मुक्का मार दिया। देखते ही देखते उन सबके बीच भयंकर लड़ाई शुरू हो गई। इस बीच होंडा नकली महल के अंदर अपने कान बंद करके बाहर आने के इशारे का इंतजार कर रहा था। जब आइजावा और बाकी लड़कों ने दरवाजे को जोर से धक्का देकर खोला, जिससे एक बहुत तेज आवाज हुई, तो होंडा अपने उस नकली महल को तोड़कर बाहर आ गया और उसने सबको लड़ाई बंद करने का आदेश दिया। हालांकि वो तुरंत वापस अंदर चला गया क्योंकि उसे इतनी जल्दी बाहर आने पर शर्म आ रही थी। वहां मौजूद हर किसी को अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ। राय और उसके लड़कों ने कहा कि वो असल में होंडा को नुकसान पहुंचाने नहीं बल्कि उसे अपनी इज्जत देने आए थे, क्योंकि जब से होंडा ने अकाने के घर के सामने उनकी हालत खराब की थी तब से राय और उसकी गैंग में सड़कों पर पहले की तरह राज करने की हिम्मत नहीं बची थी। इसलिए उन सब ने होंडा के सामने सरेंडर करने का फैसला किया था। इकेमिया और उसके लड़कों ने भी बिना बात के लड़ाई शुरू करने के लिए माफी मांगी, लेकिन जब वो सब बातें कर रहे थे तो उन्होंने नोटिस किया कि राय जमीन पर बेहोश पड़ा हुआ है क्योंकि मियोको और उसके नए साथी ने उसे पीटकर बेहोश कर दिया था। उसी रात जब फेस्टिवल अपने अंत के करीब था, साको ने सब कुछ एक यादगार अनुभव बनाने और हिस्सा लेने के लिए सभी का शुक्रिया अदा किया। उसने कहा कि अब अवार्ड्स देने का समय आ गया है। उसने बेस्ट स्कूल क्लब का अवार्ड देने से शुरुआत की। ये अवार्ड नियो और हेंटाई कॉमिक क्लब के लड़कों को मिला क्योंकि उन्होंने एक ही दिन में अपनी होंडा मंगा की 5000 कॉपीज बेच दी थी। जब बेस्ट क्लास परफॉर्मेंस का अवार्ड अनाउंस करने का समय आया तो हर कोई ये जानने के लिए बेताब था कि कौन सी क्लास ये अवार्ड जीतेगी। साको ने बताया कि होंडा की क्लास ने अपने रोमियो और जूलियट ड्रामा के लिए ये अवार्ड जीत लिया है। क्लास रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते होंडा को अवार्ड लेने के लिए स्टेज पर बुलाया गया, लेकिन होंडा इस बात से इतना डरा हुआ था कि बिना किसी बात के सब उसका मजाक उड़ाएंगे कि जब वो स्टेज पर जाने के लिए उठा तो उसके पैर कांप रहे थे। लेकिन जैसे ही उसे वो क्राउन मिलने वाला था, कावाफूजी वहां आ गया और उसने कहा कि वो क्राउन उसे दिया जाए। कावाफूजी का कहना था कि उसकी क्लास इस अवार्ड की ज्यादा हकदार है क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस कहीं ज्यादा अच्छी थी। साको ने तुरंत वो क्राउन होंडा के सिर पर रख दिया और कहा कि ये किसी और का नहीं बल्कि सिर्फ उसका है। इसलिए कावाफूजी ने होंडा से कहा कि वो क्राउन उसे सौंप दे क्योंकि वो ही होंडा का इकलौता सच्चा दोस्त है। भीड़ में मौजूद हर किसी को ये देखकर गुस्सा आ गया कि कावाफूजी होंडा से उसकी लाइमलाइट छीनने
छीनने की कोशिश कर रहा है, इसलिए उन्होंने हर तरफ चीजें फेंकना शुरू कर दिया और एक तरह से दंगा भड़क गया। होंडा को लगा कि वो सब स्टेज पर उसे बुली करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि कावाफुजी ने उससे कहा कि वो भीड़ को ध्यान से देखे कि लोग असल में उसे चीयर कर रहे थे और उसकी हौसला अफजाई कर रहे थे। ये देखकर होंडा को आखिरकार इस बात का एहसास हुआ कि शुरुआत से ही किसी ने भी उससे कभी नफरत नहीं की थी। ये सब सिर्फ उसके दिमाग का वहम था। जिंदगी को देखने के इस नए नजरिए के साथ होंडा ने अपना क्राउन उतार दिया और कहा कि ये क्राउन असल में फेस्टिवल में मौजूद हर एक इंसान का है। उसके इन शब्दों ने पूरे एरिना को इतनी रोशनी से भर दिया कि ऐसा लगा जैसे रात अचानक दिन में बदल गई हो। साको होंडा की इस विनम्रता से बहुत इंप्रेस हुई। उसने होंडा का ग्रैंड प्राइज सबके सामने पेश किया, जो कि एक बहुत ही विशालकाय होंडा परेड फ्लोट था। लेकिन होंडा ये देखकर बुरी तरह डर गया कि स्कूल का हर एक बच्चा उसकी किसी भगवान की तरह पूजा कर रहा था। आइजावा और बाकी लड़कों ने होंडा को उस परेड फ्लोट पर सवारी करने के लिए मोटिवेट किया, लेकिन जैसे ही होंडा उस पर चढ़ने वाला था, उसने देखा कि वो परेड फ्लोट आग की लपटों में घिर गया है। उसे समझ आ गया कि अगर उसने उन लड़कों की बात मानी होती तो शायद उसकी जान भी जा सकती। लेकिन हर कोई उस परेड फ्लोट को जलते हुए ऐसे निहार रहा था जैसे कोई जादुई फीनिक्स पक्षी आग में जल रहा हो। और अगले दिन स्कूल में होंडा आखिरकार अपने क्लासमेट्स के साथ अच्छे से बात कर पा रहा था और उसने अपनी जिंदगी में कुछ नए दोस्त भी बना लिए थे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। ऐसी एक घंटे की डिटेल वाली बड़ी वीडियोस बनाने में दिन रात की बहुत मेहनत लगती है। आंखें और दिमाग पूरी तरह थक जाते हैं। अगर आपको मेरी ये मेहनत और कहानी सुनाने का अंदाज पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा लें। मिलते हैं बहुत जल्द अगले खतरनाक एपिसोड में।